जी अस्सलाम वालेकुम। CFAP 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा आज का है जी 16 और आज के लेक्चर में जो स्टैंडर्ड हम कवर करने जा रहे हैं वो है ISA 530 ऑडिट सैम्पलिंग। लेकिन इससे पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? पढ़ भी रहे हैं कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा पढ़ रहे हैं आप। अच्छा, अब एक चीज और नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीक से, यानी नेक्स्ट वीक स्टार्ट कब हो रहा है? 6 फरवरी से। 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट वीक से आपके टेस्ट भी स्टार्ट होंगे। आपकी टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई ना किसी भी स्टैंडर्ड की। नेक्स्ट वीक से आपकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी और टेस्टिंग बाय डिफॉल्ट उस तरतीब से होगी जिस तरतीब से हमने स्टैंडर्ड पढ़े हैं। लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी केस स्टडी में कोई ऐसा टॉपिक भी इन्वॉल्व हुआ जो फ्यूचर के स्टैंडर्ड से रिलेट करता हुआ तो मैं उसमें इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। लेकिन वैसे मेरी कोशिश होगी कि तरतीब से, जिस तरतीब से हमने स्टैंडर्ड पढ़े हैं उसी तरतीब से टेस्टिंग हो। तो आप रिवीजन भी अपनी स्टार्ट कर दें और खासतौर पे 200 और 700 सीरीज के स्टैंडर्ड, ठीक है। ये चूंकि हमने पहले कवर किए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 500 या 600 की सीरीज से ज्यादा अहम है 700 और 800 की सीरीज। 700 और 800 की सीरीज के स्टैंडर्ड है रिपोर्टिंग से रिलेटेड, तो ये ज्यादा अहम है एविडेंस कलेक्शन वाली सीरीज, यानी 500 और 600 से। क्योंकि नॉर्मली 500-600 की सीरीज का अलहदा से क्वेश्चन वो कम पूछता है, इसे रिपोर्टिंग के साथ मिला के वो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन बहरहाल 500-600 के अलहदा से भी क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए फिर आपने तैयार रहना है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारा टेस्टिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए रिवीजन करते रहें। अब चलते हैं 530 है ऑडिट सैम्पलिंग का। हमने इससे पहले ISA 200 में कंसेप्ट पढ़ा इनहेरेंट लिमिटेशन का, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि ऑडिटर सारे पूरे ऑडिट के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन है सबको सेलेक्ट नहीं करता। 100% आइटम्स की टेस्टिंग पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं करता, इक्का दुक्का एरियाज में कर ले तो कर ले, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100% टेस्टिंग नहीं करता। ये हमने ISA 200 में कंसेप्ट स्टडी किया। फिर इसके बाद जब ISA 500 में पहुंचे तो हमें उसने बताया कि आइटम्स को सेलेक्ट करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? किसी एरिया में, किसी सिचुएशन में हम 100% आइटम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन और ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग की डेफिनेशन हमने उस स्टैंडर्ड में 500 में पढ़ ली थी, लेकिन उसका जो तरीकाकार है कि सैम्पलिंग करनी किस तरीके से है, ठीक है, वो हम आज के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। ISA 530 है, ठीक है। क्योंकि याद रखें, सैम्पलिंग हमारे लिए प्रैक्टिकली इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि सैम्पलिंग की वजह से ही हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि 100% से कम आइटम को सेलेक्ट करके सारी की सारी 100% पॉपुलेशन के बारे में बताएं कि वो ठीक है कि नहीं। सैम्पलिंग का कंसेप्ट क्या है? 100% से कम आइटम को सेलेक्ट करके 100% आइटम्स के बारे में बताना है कि वो ठीक है कि नहीं। ये सैम्पलिंग का कंसेप्ट है। तो अगर आप सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि पॉपुलेशन ठीक है कि नहीं, तो ये थोड़ा रिस्की काम है, क्योंकि हो सकता है सैंपल 100% एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन ना हो। अगर सैंपल एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं है ना, तो आप गलती खा सकते हैं। यानी हो सकता है पॉपुलेशन में कोई प्रॉब्लम्स हो, जबकि सैंपल की बेस पे आप ये कह दें कि प्रॉब्लम्स नहीं है, या वाइस वर्सा कि हो सकता है पॉपुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो लेकिन सैंपल की बेस पे आप कह दें कि पॉपुलेशन में प्रॉब्लम है। इसलिए याद रखें, सैंपलिंग उतनी ही इफेक्टिव है जितना ध्यान से आप सैंपलिंग करेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से रूल्स के मुताबिक जो हमें सिखाए गए हैं सैंपलिंग का प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो सैंपलिंग आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन पे लेके जाएगी, एग्जैक्ट सिचुएशन के ऊपर लेके जाएगी। लेकिन अगर आप सैंपलिंग के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आप सैंपलिंग रिस्क का शिकार हो जाएंगे। किसका शिकार हो जाएंगे? सैंपलिंग रिस्क का शिकार हो जाएंगे। सैंपलिंग रिस्क क्या होता है? सैंपलिंग रिस्क ये है कि पॉपुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सैंपल की बेस पे इस नतीजे पे पहुंचे कि है प्रॉब्लम, या पॉपुलेशन में प्रॉब्लम हो और सैंपलिंग की बेस पे आप इस नतीजे पे पहुंचे कि पॉपुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। यानी पॉपुलेशन में असल कहानी कुछ और हो, सैंपल की बेस पे आप कुछ और कह रहे हो। इसीलिए अगर आप इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो आपने सैंपलिंग करनी है किस तरीके से? जिस तरीके से स्टैंडर्ड सिखा रहा है, जिस तरीके से स्टैंडर्ड सिखा। तो सीखने के लिए तैयार है? क्या सीखने के लिए तैयार है? सैंपलिंग कैसे करनी है। और याद रखें, ये सैंपलिंग आपको प्रैक्टिस में तकरीबन हर एरिया में करनी पड़ती है। हाँ, प्रैक्टिस में हमारा तरीकाकार कुछ और होता है, फॉर्म के कुछ तरीकेकार होते हैं, उनको फॉलो करेंगे, लेकिन हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्या कहता है। क्योंकि याद रखें, प्रैक्टिस में चाहे जो मर्जी करे, एंड पे जब कोई प्रॉब्लम होती है तो फैसला होता है ना, तो स्टैंडर्ड की किताबें खोल के फैसला होता है कि ऑडिटर ने सही काम किया है कि नहीं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे स्टैंडर्ड बुक्स में क्या लिखा हुआ है, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो आप रेफर कर सके। बुक्स में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले वो कहता है जी आपको सैंपलिंग की डेफिनेशन बता दें, हम रिकॉल करवा दें। हालांकि पहले पढ़ी हुई है, कहां पढ़ी हुई है? पहले, इससे पहले सैंपलिंग की डेफिनेशन कहां पढ़ी हुई है?
ISA 500 में, और सैम्पलिंग का कंसेप्ट पहली दफा हमारे सामने किस स्टैंडर्ड में आया? ISA 200 में। 200 इनहेरेंट लिमिटेशन में उसने हमें बताया था कि आइटर टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से सैम्पलिंग बेस पे काम करता है। तो सैम्पलिंग के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग में हम 100% से कम आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन पूरी पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 100% से कम आइटम्स को सेलेक्ट करें और पूरी पॉपुलेशन के बारे में बता दें? ऐसा उस वक्त पॉसिबल होता है जब आप जो सैंपल सेलेक्ट करें वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन हो। और सैंपल कब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होता है? जब हर आइटम के सेलेक्ट होने का चांस हो। याद है आपको, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन में भी 100% से कम टेस्टिंग करते हैं, लेकिन उसमें स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन में और सैम्पलिंग में फर्क क्या है? स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन में आप सिर्फ सिलेक्टेड आइटम के बारे में बता सकते हैं वो ठीक है कि गलत, क्योंकि वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। लेकिन सैम्पलिंग चूंकि पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होती है, अगर अच्छे तरीके से की जाए तो सैम्पलिंग के रिजल्ट की बेस पे आप बता सकते हैं पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट क्या होगा। क्लियर जी? बात का आपने देखा होगा, सर्वे होते हैं कि जी इंतखाबात अगर होते हैं 2 महीने के अंदर 3, कौन सी पार्टी जीतेगी? क्या इसमें पूरे मुल्क के हर बंदे से पूछते हैं कि वोट्स आप किसको पार्टी को देंगे? नहीं, सिर्फ सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। अगर वो सैंपल सही सेलेक्ट किया गया है तो वो सही पॉपुलेशन के रिजल्ट को सही प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन अगर सैंपल सिर्फ अपने अपने इलाके से चुना गया है तो वो सही पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो 100 सैंपलिंग क्या है? 100% से कम आइटम को सिलेक्ट करना, लेकिन ऐसे सिलेक्ट करना कि एवरी आइटम का सिलेक्ट होने का चांस हो। यह सैंपलिंग। सैंपलिंग किस में यूज होती है? पहले तो मुझे यह बताइए कि ऑडिटर के जो टोटल प्रोसीजर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स है ना, उन्हें हम ऑडिट प्रोसीजर में नहीं कवर करते क्योंकि तब तक वो प्रोफेशनल ऑडिटर नहीं बना। उसके बाद कौन कौन से प्रोसीजर है? रिस्क असेसमेंट कहां कवर हुए? ISA 315 में। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में 2 प्रोसीजर, कौन से? टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो सैंपलिंग किस किस प्रोसीजर में होती है? जहां टेस्टिंग वहां सैंपलिंग। यहां नहीं है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में और टेस्ट ऑफ डिटेल। याद रखिएगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में सैंपलिंग नहीं होती, एनालिटिकल प्रोसीजर में सैंपलिंग नहीं होती। रिस्क असेसमेंट में यूं समझिए कि सिर्फ हम स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट करके रिस्की आइटम को सेलेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक। और एनालिटिकल प्रोसीजर में हम 100% अमाउंट को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं एग्रीगेट बेसिस पे। इसीलिए सैंपलिंग कहां होगी? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में होगी। और कहां होगी? टेस्ट ऑफ डिटेल में होगी। अच्छा, इसको हम रिलेट कर दें डिटेक्शन रिस्क के साथ। ऑडिट रिस्क है ना, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या है? कि ऑडिटर गलत ओपिनियन दे दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, ऑडिटर कह दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। ये है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क की 3 रीजंस होती हैं। ऑडिट रिस्क क्या क्या? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या है? किसी ट्रांजैक्शन की नेचर की वजह से उसमें गलती का चांस होना। कंट्रोल रिस्क क्या है? इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस होना। डिटेक्शन रिस्क क्या है? ऑडिट प्रोसीजर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए। जब कभी दुनिया में कोई ऐसे सिचुएशन अराइज होती है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो, ऑडिटर आइडेंटिफाई ना कर पाए, 3 चीजों का कसूर होता है। किन का? इनहेरेंट रिस्क ट्रांजैक्शन का अपना, कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट का, डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर का। क्या ऑडिटर को डिटेक्शन रिस्क को कम करना चाहिए? जल्दी से बोलिए, क्या ऑडिटर को डिटेक्शन रिस्क को कम करना चाहिए? यस। डिटेक्शन रिस्क को कम करना है तो फिर इनको कम करना पड़ेगा। ये ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल रिस्क ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं है, मैनेजमेंट के कंट्रोल में है। ऑडिटर के कंट्रोल में क्या है? डिटेक्शन रिस्क। तो बताइए, अगर ऑडिट रिस्क को कम करना है तो ऑडिटर क्या कर सकता है? सिर्फ डिटेक्शन रिस्क को कम कर सकता है। अब डिटेक्शन रिस्क को कम करना है, क्या करे? देखिए, डिटेक्शन रिस्क किन रीजंस की वजह से बनता है। ठीक है, रीजन जड़ तक जाए। ऑडिट रिस्क से डिटेक्शन रिस्क से पहुंचे, डिटेक्शन रिस्क से मजीद आगे जा रहे हैं। डिटेक्शन रिस्क क्या है? ऑडिटर अपने प्रोसीजर से मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर पाए। बोले डिटेक्शन रिस्क क्या है? बोले ऑडिटर अपने प्रोसीजर से मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए, यह है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क की फर्दर 2 रीजंस हैं। डिटेक्शन रिस्क ही रिस्क, आज के लेक्चर में तो रिस्क ही रिस्क, पहले ऑडिट रिस्क फिर पहुंचे डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क को फर्दर एनालाइज किया, पता चला मजीद 2 रिस्क है डिटेक्शन रिस्क के अंदर। एक है सैम्पलिंग रिस्क, एक है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ऑडिटर से पूछा, बता भाई क्यों तेरे प्रोसीजर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स ओवरस्टेटेड फेक सेल रिकॉर्ड हुई थी, क्यों आपके प्रोसीजर मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाए? वो 2 रीजंस होंगी। जब इन्वेस्टिगेशन होती है ना, रिसर्च होती है, 2 रीजन सामने आती है। पहली रीजन सैम्पलिंग रिस्क, दूसरी रीजन नॉन सैम्पलिंग रिस्क। पहली रीजन सैम्पलिंग रिस्क क्या कहती है? सैम्पलिंग रिस्क का मतलब यह है कि ऑडिटर इनोसेंट है, इसका कसूर नहीं है। चूंकि उसने सैंपल बेस में काम किया था तो इस वजह से जो मिस स्टेटमेंट थी इसके सैंपल में ना आ सकी। सैंपल की बेस पे ये किसी और नतीजे पे पहुंचा, एक्चुअली पॉपुलेशन का रिजल्ट कोई और था। यह है सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क क्या है? सैंपल की बेस पे ऑडिटर किसी और नतीजे पे पहुंचा, एक्चुअली पॉपुलेशन का रिजल्ट कुछ और था। यह है सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क किस वजह से राइज होता है? जब ऑडिटर सैंपल सेलेक्ट करे और मिस स्टेटमेंट उसके सैंपल में ना आ सके। बताइए क्या इसमें ऑडिटर का कसूर है?
अगर ऑडिटर 1000 में से 999 आइटम भी सिलेक्ट कर लेना तो फिर भी चांस है कि 1000वीं आइटम में मिसस्टेटमेंट हो सकता है कि हो, चांस कम है लेकिन चांस है। इसीलिए सारी दुनिया यह समझती है सैंपलिंग रिस्क की वजह से अगर ऑडिट प्रोसीजर में मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना हो सके तो उसमें ऑडिटर का कसूर नहीं है, क्योंकि सैंपलिंग में हमेशा यही, जब कभी सैंपलिंग करेंगे सैंपलिंग में यह चांस रहेगा कि सैंपल की बेस पे रिजल्ट कुछ और, पॉपुलेशन की बेस पे रिजल्ट कुछ और। एग्री करते हैं? नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या है? नॉन सैंपलिंग है कि ऑडिटर गिल्टी है, इसके प्रोसीजर मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाए, हालांकि मिसस्टेटमेंट इसके सैंपल में थी। मिसस्टेटमेंट इसके, अगर मिसस्टेटमेंट सैंपल में ही ना आए और सैंपल को अच्छे तरीके से चेक कर लिया जाए, मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हुई नहीं हुई क्योंकि वो सैंपल में आई नहीं थी, ऑडिटर का कसूर नहीं है। ये कौन सा रिस्क है? सैंपलिंग रिस्क। और अगर मिसस्टेटमेंट ऑडिटर के सैंपल में आ जाए, ऑडिटर के सैंपल में आ जाए और ऑडिटर इतना नाअहल था, इतना नखट्टू था, इतना कामचोर था, फिर भी उस मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर सका, उसने प्रोसीजर सही तरीके से प्लान नहीं किए, प्रोसीजर सही तरीके से परफॉर्म नहीं किए, अपनी टीम को सुपरवाइज नहीं किया, डायरेक्ट नहीं किया, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं किया, अगर ऑडिटर अपनी नाअहली की वजह से मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर, जो हालांकि सैंपल में आ गई है, सैंपल क्या करे? यही कर सकता है ना, जो पॉपुलेशन की मिसस्टेटमेंट हो वो सैंपल में आ गई, और सैंपल से क्या चाहते हैं? और सैंपल से क्या चाहते हैं? तो लेकिन फिर भी ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सका। ये कौन सा रिस्क है? नॉन सैंपलिंग रिस्क। अच्छा, अब अगली बात सुनिएगा, अगर अगली बात समझ आ गई तो आपको सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग रिस्क में फर्क समझ आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्या कहता है? कहता है सैंपलिंग रिस्क शुड बी रिड्यूस्ड बट नॉन सैंपलिंग रिस्क शुड बी एलिमिनेटेड। समझ रहे? यानी नॉन सैंपलिंग रिस्क जीरो होना चाहिए, सैंपलिंग रिस्क को रिड्यूस होना चाहिए, नॉन सैंपलिंग रिस्क को जीरो होना चाहिए। यह बात समझ आई कि नहीं आई? हमने कहा अच्छा, नॉन सैंपलिंग रिस्क को कैसे रिड्यूस करें? गैस करें कैसे रिड्यूस किया जा सकता है नॉन सैंपलिंग रिस्क को? नॉन सैंपलिंग रिस्क को कि भाई जिन रीजंस की वजह से सैंपलिंग रिस्क राइज हुआ है वो रीजन खत्म कर दो। नॉन सैंपलिंग रिस्क जिन रीजन की वजह से राइज हुआ है वो रीजन खत्म कर दो। नॉन सैंपलिंग रिस्क की रीजन क्या थी? काम सही नहीं किया, सुपरवाइज नहीं किया, रिव्यू नहीं किया, प्लान नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया प्रॉपरली। तो काम को प्रॉपरली, ऑडिट प्रोसीजर को प्रॉपरली प्लान किया जाए, परफॉर्म किया जाए, सुपरवाइज किया जाए, रिव्यू किया जाए, नॉन सैंपलिंग रिस्क खत्म। अगर ऐसे हो जाता है नॉन सैंपलिंग रिस्क खत्म। सैंपलिंग रिस्क को कैसे खत्म किया जाए? सैंपलिंग रिस्क को कैसे खत्म किया? देखिए, सैंपलिंग रिस्क उस वक्त खत्म हो जाएगा, बताइए क्या एग्री करते हैं, जब सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। बिल्कुल। और इसको रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। नंबर 1 स्ट्रेटिफिकेशन यूज की जाए, नंबर 2 सैंपल साइज बढ़ा दिया जाए। सैंपलिंग रिस्क को कम करने के दो तरीके क्या हैं? बढ़ा दिया जाए, क्योंकि सैंपल साइज जितना बढ़ा दिया जाएगा चांसेस कि उसमें आइटम्स आ जाएंगी, मिस स्टेटमेंट उसमें कवर हो जाएंगी, सैंपलिंग रिस्क कम हो जाएगा। या स्ट्रेटिफिकेशन करने से भी जब क्लासिफिकेशन हो जाती है ना तो अनयूजुअल आइटम्स अलग से आ जाती हैं। जब आप क्लासिफिकेशन बना देते हैं ना, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन की वजह से अनयूजुअल आइटम्स, लार्ज आइटम अलग से आपके सामने आ जाती हैं, उसमें से भी मिस स्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। भाई ये बात समझ आई कि सैंपलिंग रिस्क क्या है, नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या है, डिटेक्शन रिस्क क्या है। ऑडिट रिस्क और सैंपलिंग रिस्क का रिलेशनशिप क्लियर हो गया। ऑडिट रिस्क से गए हम डिटेक्शन रिस्क पे, डिटेक्शन रिस्क से आए सैंपलिंग रिस्क पे। और सैंपलिंग रिस्क को रिड्यूस कैसे करना है? पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। बताएं कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, स्टैंडर्ड हमें एग्जांपल्स देता है सैंपलिंग रिस्क की, स्टैंडर्ड हमें एग्जांपल्स देता है सैंपलिंग रिस्क की। शेयर कर दूं आपके साथ, दो एग्जांपल्स हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की, ये ऊपर वाली, ये भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल की एग्जांपल, ये भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल की एग्जांपल, और दो एग्जांपल्स हैं टेस्ट ऑफ डिटेल की, ये भी टेस्ट ऑफ डिटेल की एग्जांपल, ये भी टेस्ट ऑफ डिटेल की एग्जांपल। पहले बताएं यहां तक अगर क्लियर है तो आगे चलूं, क्योंकि एग्जांपल थोड़ी सी टेक्निकल है। तैयार है समझने के लिए? सैंपलिंग रिस्क क्या? अच्छा मुझे ये बताइए, सैंपलिंग रिस्क की डेफिनेशन क्या है? पॉपुलेशन में कुछ और है, सैंपल की बेस पे हम किसी और नतीजे पे पहुंचे। जैसे अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कर रहे हो, आपने मुझे बताना सैंपलिंग रिस्क है कि नहीं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं, ये कायम रहेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं, पॉपुलेशन में कंट्रोल्स वीक हैं, सैंपल की बेस पे हम इस नतीजे पे पहुंचे कंट्रोल्स वीक है, सैंपलिंग रिस्क है? नहीं है, क्योंकि सैंपल ने पॉपुलेशन के नतीजे पे पहुंचाया। अच्छा,
पॉपुलेशन में कंट्रोल स्ट्रांग है, सैंपल की बेस में हम इस नतीजे पे पहुंचे कंट्रोल स्ट्रांग है, सैंपलिंग रिस्क है नहीं है। अब जरा कायम होके पॉपुलेशन कह रही है कंट्रोल्स वीक हैं, सैंपल की बेस पे हम इस नतीजे पे पहुंचे कंट्रोल स्ट्रांग है, रिस्क सैंपलिंग रिस्क है। अच्छा, पॉपुलेशन में कंट्रोल्स वीक हैं, सैंपल की बेस पे इस नतीजे पे पहुंचे स्ट्रांग है, रिस्क है। पॉपुलेशन कह रही है कंट्रोल वीक, सैंपल कह रहा है स्ट्रांग, पॉपुलेशन कह रही है कंट्रोल स्ट्रांग, सैंपल कह रहा है वीक, रिस्क है। दोनों रिस्क आपके सामने आ गए, बताइए दोनों में से कौन सा ज्यादा खतरनाक है? ये दोनों रिस्क आपके सामने है। एक ये कि सैंपल की बेस पे आप इस नतीजे पे पहुंचे कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग लेस इफेक्टिव, हालांकि असल में कंट्रोल्स मोर इफेक्टिव है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है? कंट्रोल सैंपल की बेस पे आप इस नतीजे पे पहुंचे कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग मोर इफेक्टिव, हालांकि एक्चुअली कंट्रोल लेस इफेक्टिव है। कौन सा ज्यादा खतरनाक? लेफ्ट वाला ज्यादा खतरनाक, राइट वाला? राइट वाला, हाँ जी, क्योंकि लेफ्ट वाले भी गलत डिसीजन है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा? आप कहेंगे कंट्रोल्स लेस इफेक्टिव है, ज्यादा काम करो। इसका नुकसान क्या है? ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसका नुकसान क्या है? कम काम करना पड़ेगा। कम काम करने में बजाहिर फायदा है, लेकिन असल में कम काम करेंगे तो मिस स्टेटमेंट भी चांस है नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसके बारे में आईटी स्टैंडर्ड कहते हैं ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इनएफिशिएंसी की तरफ लेके जाता है कि आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन ओपिनियन ठीक आएगा, लेकिन ये आपको इनइफेक्टिवनेस की तरफ लेके जाता है कि मिस स्टेटमेंट थी, आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। कुछ बात समझ आई? फिर से एक और एग्जांपल, अब की बार टेस्ट ऑफ डिटेल की एग्जांपल। टेस्ट ऑफ डिटेल के मुझे बताइए, सैंपल में मटेरियल पॉपुलेशन में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, सैंपल भी कह रहा है, क्या ये सैंपलिंग रिस्क है? नहीं। पॉपुलेशन में मटेरियल मिस स्टेटमेंट कोई नहीं, सैंपल भी कह रहा है मटेरियल मिस स्टेटमेंट कोई नहीं, सैंपलिंग रिस्क नहीं है। पॉपुलेशन में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, सैंपल कह रहा है कोई नहीं, सैंपलिंग रिस्क है। पॉपुलेशन में मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, सैंपल कह रहा है, ये भी सैंपलिंग रिस्क है। अच्छा, दो एग्जांपल मैंने सैंपलिंग रिस्क की आपको दी। पहली एग्जांपल, पॉपुलेशन में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, सैंपल कह रहा है कोई नहीं। दूसरी, पॉपुलेशन में मटेरियल मिस स्टेटमेंट कोई नहीं, सैंपल कह रहा है, ठीक है। यानी एक एग्जांपल में सैंपल कहता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है, हालांकि असल में एग्जिस्ट नहीं कर रही। दूसरा केस क्या है? सैंपल कहता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ये सैंपल का रिजल्ट है, हालांकि असल में पॉपुलेशन में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। बताइए दोनों सैंपलिंग रिस्क है ना? दोनों सैंपलिंग। ज्यादा खतरनाक कौन सा है? राइट वाला, राइट वाला मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्योंकि अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है सैंपल की बेस पे, असल में पॉपुलेशन में नहीं है, सैंपल की बेस पे इस नतीजे पे पहुंचते हैं आप, तो क्या करेंगे? मिस स्टेटमेंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इधर ही क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे? ढूंढने की कोशिश करेंगे, मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? है ही नहीं। आप कहेंगे ये तो गलती थी। ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा? काम ज्यादा करना पड़ेगा ना। इधर क्या नुकसान होगा भला? अगर सैंपल की बेस पे आप इस नतीजे पे मुझे, हालांकि असल में है, क्या आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे? हालांकि पड़ी हुई है। तो असल में आपके लिए सबसे ज्यादा जो खतरनाक रिस्क है, ये जितने भी रिस्क हैं ऊपर सारे, इनमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक रिस्क है वो ये वाला रिस्क है। ये ऑडिटर को डुबोता है, ऑडिट फर्म को डुबोता है, ये वाला रिस्क। लेकिन इस रिस्क पर लाने के लिए पूरा लिंक आपको समझाना जरूरी था। कुछ समझ आए? चलिए, अभी तक हम इस नतीजे पे पहुंचे कि सैंपलिंग रिस्क जो है इसका रिलेशनशिप क्या है ऑडिट रिस्क के साथ, और फिर हमने स्टडी कर लिया सैंपलिंग रिस्क की दो टाइप्स क्या हैं और कौन सी टाइप सबसे खतरनाक है। कौन सी टाइप सबसे खतरनाक है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाली मिसाल ज्यादा खतरनाक है कि टेस्ट ऑफ डिटेल वाली? टेस्ट ऑफ डिटेल वाली। और टेस्ट ऑफ डिटेल वाली में भी दो, कौन से वाली? जब सैंपल क्या कहता है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, जबकि असल में पॉपुलेशन में मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो। इसको स्टैंडर्ड नाम देता है रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस ओवर रिलायंस कंट्रोल्स के केस में, ठीक है। और टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में नाम देता है रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन। बताइए जरा फिर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए कौन सी टर्म है? अंडर रिलायंस ओवर रिलायंस वाली के इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस इनकरेक्ट रिजेक्शन वाली? अंडर रिलायंस और ओवर रिलायंस वाली है, ठीक है जी।
नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं ये कर ले, मिस होस्ट में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टेस्ट ऑफ डिटेल में कौन सी टेस्ट ऑफ, अब सुनिए जरा, अगर इस भाईजान ने सही जवाब दे दिया ना तो हम अगले कंसल्ट पे चलेंगे, वरना इन भाईजान के खर्चे से चाय पिएंगे हम आज। सुनिए जरा, सैम्पलिंग रिस्क में, नहीं मजाक कर रहा हूं, सच में नहीं पिएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप उस टेंशन को फील करें। सैम्पलिंग रिस्क है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सैम्पलिंग रिस्क होता है कि टेस्ट ऑफ डिटेल में? ये वार्म अप एक्सरसाइज है, मेन क्वेश्चन नहीं। किस में होता है सैम्पलिंग? दोनों में होता है। अच्छा ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में दो रिस्क हैं सैम्पलिंग, एक है इनकरेक्ट रिजेक्शन, एक है इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। ज्यादा खतरनाक कौन सा है? इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। इनकरेक्ट एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? आप कह रहे हैं पॉपुलेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ये है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना क्या है? पॉपुलेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, और ये इनकरेक्ट है, इसका मतलब असल में है, असल में पॉपुलेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, लेकिन सैंपल की बेस पे आप इस नतीजे पे पहुंचे कि मिसस्टेटमेंट नहीं है। यह है सबसे खतरनाक, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। तो रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा सीवियर है। फिर इसके बाद रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस ज्यादा सीवियर है। ठीक है, चलिए जी अब आगे चलते हैं। स्टेप्स इन सैम्पलिंग, भाई सैम्पलिंग करनी है कि कोई नहीं करनी? करनी है। एक प्रोसीजर कंफर्मेशन का था, कंफर्मेशन में हमने क्या स्टेप बाय स्टेप सीखा था कि स्टेप नंबर 1 में ये करना है, स्टेप नंबर 2 में ये करना है, स्टेप नंबर 3 में ये करना है। ये भाईजान हमें बताएंगे कंफर्मेशन के प्रोसीजर। जल्दी से कंफर्मेशन के प्रोसीजर बता दो आप, वरना भाग मेरे लिए चाय लेके आ मेरा भाई अपने खर्चे से। जल्दी कर, जल्दी कंफर्मेशन के प्रोसीजर बता, आधे प्रोसीजर बता दे, चल जा छुट्टी दे, आधे प्रोसीजर बता दो। कंफर्म, आपने डिसाइड किया कि इस क्लाइंट पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है पार्टीज को, क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 में कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, स्टेप नंबर 2 में रिसीव करेंगे। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। स्टेप नंबर 1 में, चले हिंट भी दे देता हूं आपको। स्टेप नंबर 1 में हम डिसाइड करेंगे किस टाइम पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, इंटायर है या फाइनल। नॉर्मली फाइनल में करते हैं। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? हाँ, इंफॉर्मेशन कौन सी कंफर्म करनी है, शाबाश। स्टेप नंबर 3 में कौन सी पार्टीज को कंफर्मेशन सेंड करेंगे? डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक। फर्क क्या है बैंक और लॉयर्स के केस में? ये ज्यादा रिस्क इंफॉर्मेशन होती है 100%, और डेटर क्रेडिटर्स सैंपल की बेस पे। ठीक है, चलिए। और फिर इसके बाद क्या था? टाइप ऑफ कंफर्मेशन। 2 तरह की कंफर्मेशन थी। वो कौन सी टाइप है जिसके बारे में स्टैंडर्ड कहता है जब मर्जी यूज करो, कोई पाबंदी नहीं, पॉजिटिव। और वो कौन सी टाइप है जिसमें स्टैंडर्ड कहता है जब 4 कंडीशन पूरी हो तब नेगेटिव। ठीक है, अच्छा बताइए, जब नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी जवाब नहीं आता तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर में क्या करते हैं? डेटर को सेंड किया है, डेटर को नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड की है, तो भाई इसमें कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन में यही होता है, जवाब नहीं आया तो मतलब एग्री कर लिया उसने, कोई बात नहीं। हाँ, अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन का जवाब ना आए, प्रोसीजर तो शाबाश शाबाश। उसी तरह सैंपलिंग के भी स्टेप्स हैं। जिस तरह एक्सटर्नल कंफर्मेशन के स्टेप्स थे ना, उसी तरह सैंपलिंग के भी स्टेप्स हैं। आपने जिस दिन फैसला किया ना हमने सैंपलिंग करनी है इस एरिया पे, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है? आपने डिटरमिन करना है पर्पस क्या है, पॉपुलेशन क्या होगा। सैंपलिंग का पर्पस क्या है? पर्पस मींस कि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए सैंपलिंग कर रहे हैं कि टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए, और अंडर स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं या ओवर स्टेटमेंट। क्योंकि याद रखिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपका पर्पस बताएगा पॉपुलेशन क्या है। सैंपलिंग में सबसे पहले क्या फैसला करते हैं? हमारा पर्पस क्या है। पर्पस से क्या मुराद है? पहला कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टेस्ट ऑफ डिटेल, और दूसरा असर्शन कौन सी टेस्ट कर रहे हैं, अंडर स्टेटमेंट के ओवर स्टेटमेंट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो याद रखें हमारी पॉपुलेशन समझते हैं, वो इंडिविजुअल यूनिट्स जो जिनको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिटेल में हमारी पॉपुलेशन में अमाउंट्स शामिल होती हैं। क्या होती हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम अमाउंट्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं।
टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम प्रोसीजर्स को, पॉलिसीज को वेरीफाई कर रहे होते हैं। फर्क है दोनों में, ये ऑपरेशंस को चेक कर रहे होते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में याद रखिएगा अमाउंट्स इररेलेवेंट है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रेलेवेंट है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में जब हमने देखना होता है कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है, अमाउंट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इररेलेवेंट, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन रेलेवेंट है। लेकिन जब टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हो तो अमाउंट्स रेलेवेंट है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इररेलेवेंट है। याद रखिएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल में 1000 रुपए के एक्सपेंस की अप्रूवल नहीं हुई और 1 करोड़ के एक्सपेंस की अप्रूवल नहीं हुई। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में दोनों की वेटेज सेम है, दोनों की वेटेज सेम है। और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में अगर आपने 2 इमटेरियल अमाउंट्स हैं मिल के मटीरियल हो जाते हैं तो आपके लिए नंबर अहम है कि अमाउंट्स? टेस्ट ऑफ डिटेल में अमाउंट्स अहम है मिस स्टेटमेंट के, इसमें आपने एग्रीगेट करके ओपिनियन देना। तो याद रखिए क्या सबक मिला हमें? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अमाउंट्स इररेलेवेंट है, टेस्ट ऑफ डिटेल में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इररेलेवेंट है। चाहे एक ट्रांजैक्शन हो, चाहे 10 मिलकर मटेरियल बन रही हो, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो है, चाहे सिंगल अमाउंट हो चाहे 10 हो। ठीक है, अगर एक अमाउंट 10 लाख की 10 लाख की मिस स्टेटमेंट है उसकी वेटेज भी सेम है, और अगर 10 ट्रांजैक्शन 1-1 लाख की है वो भी सेम है। इधर एक ट्रांजैक्शन 10 लाख की, इधर 10 ट्रांजैक्शन 1-1 लाख की, किसका वेट ज्यादा है? दोनों टेस्ट ऑफ डिटेल्स में सेम है। और अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो और किसी की भी अप्रूवल नहीं हुई तो किसकी ज्यादा वेटेज है? 10 ट्रांजैक्शन वाले की है। ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो पर्पस बताता है पॉपुलेशन क्या है। अगर पर्पस आपका टेस्ट ऑफ डिटेल है तो पॉपुलेशन में आप अमाउंट्स देखेंगे, और अगर पर्पस टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो आप कंट्रोल्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि चेक की एग्जांपल दूं, बैंक पेमेंट्स की टेस्ट ऑफ डिटेल्स है तो हम चेक की अमाउंट्स देखेंगे वो सही रिकॉर्ड हुई कि नहीं। और अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखना चाहते हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि अमाउंट सही रिकॉर्ड हुई कि नहीं, हम देखेंगे उन पेमेंट्स की अप्रूवल हुई कि नहीं हुई। समझ कंसेप्ट समझ आया? मेन कंसेप्ट क्या है कि आपका पहले सैंपलिंग करनी है तो पहले पर्पस डिफाइन होगा, उस पर्पस की बेस पे पॉपुलेशन डिफाइन होगी। अब इसी तरह अगर आप चेक करना चाहते हैं सेल्स ओवरस्टेटेड तो नहीं है तो आपका सैंपल कहां से आएगा? आपकी रेलिवेंट पॉपुलेशन कौन सी है? वो इनवॉइसेस जो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि ओवरस्टेटेड वहां से मिलेगा। ओवरस्टेटेड अमाउंट्स कहां से मिलेंगी? टी अकाउंट से। और अगर आप देखना चाहते हैं कि सेल्स अंडरस्टेटेड तो नहीं, अब आपको इनवॉइस या गुड डिस्पैच नोट वहां से सैंपल उठाना पड़ेगा। अब टी अकाउंट में से सैंपल नहीं उठाना कभी। वैसे तो आपने, मेरा ख्याल है, हमेशा टी अकाउंट में से सैंपल उठाते होंगे ना जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए वो हमारे उन एरियाज में हम टी अकाउंट में से सैंपल सेलेक्ट करते हैं जिनमें ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है, जिनमें अंडर स्टेटमेंट अगर यानी ट्रांजैक्शन हो तो गई, रिकॉर्ड नहीं हुई, अकर हो गई, रिकॉर्ड नहीं हुई, उनके लिए सैंपल कहां से उठाते हैं? गुड डिस्पैच नोट वगैरह से। फर्क समझ आ रहा कि नहीं? पहला लेसन आपको, पहला स्टेप क्या बताया सैंपलिंग में कि पर्पस डिसाइड करो। सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टेस्ट ऑफ डिटेल। फिर उसके बाद अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट भी पर्पस है। पर्पस पहले डिसाइड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पर्पस बताएगा कि आपकी पॉपुलेशन क्या होगी। क्लियर? पॉपुलेशन समझ आ गई क्या है? सेल्स अकाउंट है, इसकी पॉपुलेशन क्या है? सेल्स अकाउंट के अंदर जितनी भी सेल्स की ट्रांजैक्शन है वो उसकी पॉपुलेशन है। हर इंडिविजुअल यूनिट सेल जो रिकॉर्ड हुई है उसको हम सैंपलिंग यूनिट कहते हैं, और जो कलेक्टिवली सारी सेल्स की ट्रांजैक्शंस हैं पॉपुलेशन कहते हैं। इंडिविजुअल क्लास में स्टूडेंट बैठा है, ये सैंपलिंग यूनिट है। कलेक्टिवली जो सारे सैंपलिंग यूनिट है क्लास के, कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इज इक्वल टू सम ऑफ सैंपलिंग यूनिट। पॉपुलेशन समझ आ गया, सैंपलिंग यूनिट भी समझ आ गया। अब एक अहम कंसेप्ट सुन लीजिए। सैंपलिंग यूनिट फिजिकल भी हो सकता है, मॉनिटरी भी हो सकता है। सैंपलिंग यूनिट फिजिकल भी हो सकता है, मॉनिटरी भी हो सकता है। फिजिकल से मुराद ये नहीं है कि वो टी अकाउंट से बाहर निकल के हमारे सामने खड़ा हो जाए, फिजिकल से मुराद ये नहीं है। ये आपके लिए थोड़ा सा नया कंसेप्ट होगा, कैफ लेवल पे ये नहीं था।
फिजिकल यूनिट और मॉनिटरी, क्योंकि आगे चल के ना हमने एक टेक्निक पढ़ी है मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, बड़ी कमाल की टेक्निक है मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। इसकी वजह से हम वैल्यू वेट सिलेक्शन करने के काबिल होते हैं। मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग की वजह से क्या करने के काबिल होते हैं? वैल्यू वेट सिलेक्शन करने के काबिल होते हैं। फिर बताएं मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग की वजह से किस काबिल होते हैं हम? वैल्यू वेट सिलेक्शन के काबिल होते हैं। तो मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग समझने के लिए मॉनिटरी यूनिट समझना जरूरी है। तो मैं अभी यहां पे आपको सिर्फ मॉनिटरी यूनिट बता रहा हूं, ठीक है? मॉनिटरी यूनिट क्या है? मॉनिटरी यूनिट, हमारा सैंपलिंग यूनिट फिजिकल भी हो सकता है और मॉनिटरी यूनिट भी हो सकता है। फर्ज कीजिए हमने डेटर्स के एरिया पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हमने उसकी स्ट्रैटिफिकेशन की। सैंपलिंग करने के लिए स्ट्रैटिफिकेशन कर लेनी चाहिए ना, स्ट्रैटिफिकेशन कर ले। स्ट्रैटिफिकेशन करने के बाद, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन करने के बाद हमने उसमें से सैंपल उठाना है, ठीक है? सैंपल सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक है फिजिकल आइटम्स, यानी हम सैंपल को सेलेक्ट करें। जैसे मैं आपसे कहता हूं भाई डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, डेटर ए को सेलेक्ट कर लो, सी को सेलेक्ट कर लो, एफ को सेलेक्ट कर लो। इसमें मैं आपको नेम ऑफ पार्टी या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, अमाउंट नहीं बता रहा, अमाउंट नहीं बता रहा। अब मैंने आपसे कहा डायरेक्टर एफ को सेलेक्ट कर लो, या मैंने कहा रैंडमली 6 डेटर्स को सेलेक्ट कर लो, आपने कुछ डेटर को सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन अमाउंट को देख के नहीं की, मॉनिटरी यूनिट्स को देख के नहीं की। क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं उनको सेलेक्ट करो, कुछ ना कुछ डेटा ही सिलेक्ट होंगे, लेकिन इसमें जो जिस चीज को सामने रखिए आपने सिलेक्शन किया वो क्या है? मॉनिटरी यूनिट्स, मॉनिटरी अमाउंट्स, ठीक है? तो हमारे जो सैंपलिंग यूनिट है हम उन्हें फिजिकल टर्म्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, मॉनिटरी टर्म्स में भी। ये आगे फर्दर जब हम मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग की तरफ जाएंगे ना, मैं मजीद डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल आगे चलते हैं। तो अभी पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। पहले स्टेप में हमने क्या सीखा? हमने सीखा पॉपुलेशन पर्पस क्या है, पर्पस की बेस पर डिसाइड किया पॉपुलेशन क्या होगी। और नॉर्मली ऑडिट में पॉपुलेशन मॉनिटरी टर्म्स में होती है, मॉनिटरी टर्म्स में होती है। आगे चलते हैं। अगर आप ऑडिट के अलावा देखिए, सैंपलिंग सिर्फ ऑडिट में नहीं होती, सैंपलिंग रिसर्च में भी होती है। जैसे आपने ये देखना है कि इलेक्शन में कौन जीतेगा, इसमें जो आपकी पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान में रहने वाले शहरी हैं, तो सैंपल यूनिट जो सेलेक्ट करेंगे वो मॉनिटरी अमाउंट में थोड़ी होगा, वो कोई ना कोई इंसान होगी जिनसे आप उनका ओपिनियन लेंगे। वो फिजिकल यूनिट्स हैं आपके, वो मॉनिटरी यूनिट्स नहीं है। हाँ जी। अच्छा, अब चलते हैं आगे। स्टेप नंबर 1 हो गया पर्पस और पॉपुलेशन। स्टेप नंबर 2, आपने डिफाइन करना है डेविएशन को और मिस स्टेटमेंट को। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए सैंपलिंग अलग होती है, टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए अलग होती है। दो ऑप्शन थी हमारे पास। नंबर 1, आपको दोनों तरह की सैंपलिंग सिखानी है हमने। पहली ऑप्शन थी पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल की सैंपलिंग सिखाएं, फिर टेस्ट ऑफ डिटेल की। दूसरी ऑप्शन क्या थी? दोनों इकट्ठी सिखा दें, जहां जहां जो कंसेप्ट फर्क हो वो बता दें आपको। तो क्या करें, टाइम बचाने के लिए इकट्ठी सिखा दें। तो अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने बताना डेविएशन, टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं आपने डिफाइन करना है मिस स्टेटमेंट। और याद रखिएगा ये स्टेप क्यों, हालांकि हमारे पास एक ऑलरेडी नॉलेज है कि क्या चीज डेविएशन होती है, क्या मिस स्टेटमेंट होती है, लेकिन वो कहता है सैंपलिंग एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है कि नहीं? नहीं, सैंपलिंग कोई आम टेक्निक है। सैंपल की बेस पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में, जादू से कम नहीं है ये कि आप उन आइटम्स के बारे में भी बता रहे हैं सही है कि गलत, जिनको आपने कभी देखा ही नहीं। सैंपलिंग स्पेशलाइज्ड टेक्निक है ना, सैंपलिंग के कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं। पहला रूल, इसमें मिस स्टेटमेंट और डेविएशन की एग्जाम्पल डिफरेंट हो सकती हैं, बल्कि नोट कर लें, सुन लें सैंपलिंग के कुछ रूल। पहला रूल, सैंपलिंग में लफ्ज स्कोप लिमिटेशन नहीं है। सैंपलिंग में स्कोप लिमिटेशन का कंसेप्ट नहीं है, बस मिस स्टेटमेंट का कंसेप्ट है। आपको याद है 705 में क्या पढ़ा था? मॉडिफिकेशन 2 रीजन की वजह से हो सकती है, मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन की वजह से। पूरे सैंपलिंग का स्टैंडर्ड आई से 530 डाउनलोड कर ले, कंट्रोल F करें, स्कोप लिमिटेशन का लफ्ज ढूंढने नहीं मिलेगा। दूसरी चीज सुने, इसमें मटेरियलिटी का लफ्ज भी नहीं मिलेगा।
नॉर्मल ऑडिट में जिसे स्कोप लिमिटेशन कहते हैं, सैम्पलिंग में उसे मिस स्टेटमेंट में ही क्लासिफाई किया जाता है ना अजीब बात। नॉर्मल ऑडिट में जिसे मटेरियल कहते हैं, सैम्पलिंग में उसे टॉलरेबल कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब सुन लें, सैम्पलिंग के अंदर लफ्ज मटेरियल और लफ्ज स्कोप लिमिटेशन क्यों नहीं है, इसकी रीजन सुन लें। ये रीजन अगर समझ आ गई ना तो रिजल्ट वैल्यूएशन में काम आएगी। सुन लीजिए, सैम्पलिंग के अंदर हमारा अल्टीमेट पर्पस ये नहीं होता कि डिसाइड करें ओपिनियन अनमोडिफाइड होगा कि मॉडिफाइड। सैम्पलिंग में अल्टीमेट पर्पस हमारा ये होता है डिसाइड करना कि हमें मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कि नहीं, यानी क्या ये एरिया ठीक है या मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। गौर से सुनिएगा, सैम्पलिंग आपको किस कंक्लूजन पे लेके जाएगी कि क्या ये एरिया ठीक है या मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। फिर से बोले जरा, ये 2-3 दफा बोले, सैम्पलिंग किस रिजल्ट पे लेके जाएगी आपको, क्या ये एरिया ठीक है या मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सैम्पलिंग किस कंक्लूजन पे लेके जाती है, क्या ये एरिया ठीक है या मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, क्या ये एरिया ठीक है या मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सैम्पलिंग कभी भी आपको इस नतीजे पे नहीं लेके जाएगी कि ये एरिया गलत है। इसका मतलब है पूरे सैम्पलिंग, ये मेरा ख्याल है वाहिद स्टैंडर्ड, शायद कोई इक्का दुक्का और स्टैंडर्ड भी हो, लेकिन मेरा ख्याल है चंद एक स्टैंडर्ड में से है जिसमें इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं है। इसमें किसी जगह उसने ये नहीं लिखा कि अगर ये मसला आ जाए तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे देना, ये मसला आ जाए तो एडवर्स ओपिनियन, ये मसला आ जाए तो डिस्क्लेमर। पूरे स्टैंडर्ड में नहीं लिखा। तो समझ आया आपको इसमें स्कोप लिमिटेशन का कंसेप्ट क्यों नहीं है, क्योंकि उसने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट डिस्कस ही नहीं करना। इसमें मटेरियल का कंसेप्ट क्यों नहीं है, क्योंकि उसने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट डिस्कस ही नहीं करना। ठीक है, जो चीज नॉर्मली स्कोप लिमिटेशन थी इसको मिस स्टेटमेंट में क्लासिफाई करता है। आगे चल के आप देखेंगे। और जिसको हम नॉर्मल आर्ट में मटेरियल कहते थे, यहां पे क्या कहता है, टॉलरेबल। ये मजीद जब हम रिजल्ट वैल्यूएशन की तरफ जाएंगे तो आपको क्लियर होगा। अब जरा हम क्या स्टेप नंबर 2 में क्या सीख रहे थे, ये डिसाइड करना कि क्या चीज डेविएशन है क्या मिस स्टेटमेंट है। तो जरा बताते जाएं। पहला, एक अकाउंट में पैसे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए वाज क्रेडिटेड टू मिस्टर बी अकाउंट, मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ओवरऑल डाटा करेक्ट है, लेकिन एक केस में ये मिस स्टेटमेंट बन जाती है। मिस्टर ए से कैश रिसीव किया, मिस्टर बी को क्रेडिट कर दिया, एक केस में ये मिस स्टेटमेंट बन जाती है। बताइए कौन सा केस है। 75 रुपीज इनाम, मिस्टर ए से कैश रिसीव किया, मिस्टर बी के अकाउंट में डाल दिया। इन्होंने कहा सर टोटल डेटर्स तो सेम है, और हम बैलेंस शीट में टोटल डेटर्स के ऊपर ओपिनियन देते हैं, इंडिविजुअल डेटर्स के ऊपर तो नहीं देते। तो वो ठीक है, ये बात ठीक है कि इस सूरत में मिस क्लासिफिकेशन अगर डेटर्स में हो जाए वो मिस स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड एक एग्जांपल देता है, कहता है उस केस में मिस स्टेटमेंट हो जाएगी वरना नॉर्मली नहीं है। बताऊं, कहता है अगर मिस्टर बी ओवर ड्यू डेट था, आपने मिस्टर ए से पैसे लिए और प्रोविजनिंग से बचने के लिए मिस्टर बी के अकाउंट में डाल दिया, मिस्टर बी क्लियर हो गया क्योंकि वो 2 साल पुराना डेटर था। अब बताइए प्रोविजन रिकॉर्ड होगी, हालांकि अगर मिस्टर बी होता तो होती। ये एग्जांपल है, समझ आती है। तो इस सूरत में मिस स्टेटमेंट बन जाएगी, वरना मिस स्टेटमेंट, मिस पोस्टिंग ए से रिसीव करके भी ये मिस स्टेटमेंट नहीं। कहां कंट्रोल वीकनेस हो सकती, डेविएशन हो सकती है। लेकिन अगर एजिंग से बचाने के लिए ओवरड्यू डेट्स को क्लियर किया फिर मिस स्टेटमेंट हो जाएगी। टाइमिंग डिफरेंस, ये मिस स्टेटमेंट नहीं होती। कंफर्मेशन का सैंपल सेलेक्ट किया, हमने कैश सेंड कर दिया, पार्टी ने रिसीव नहीं किया, इस वजह से फर्क आ गया, ये मिस स्टेटमेंट। ये तो नॉर्मल भी हमें पता है मिस स्टेटमेंट नहीं होती ना। ISA 505 में पढ़ा था ना, जो कैश इन ट्रांजिट गुड इन ट्रांजिट है, ये मिस स्टेटमेंट नहीं होते। मिस स्टेटमेंट अगर सेंड पिछले साल किया है, रिसीव अगले साल हुआ है, तो ये कैश इन ट्रांजिट गुड इन ट्रांजिट मिस स्टेटमेंट। लेकिन अगर सेंड भी उसी साल किया, रिसीव भी उसी साल हो गया, फिर फर्क आ रहा है, तो वो टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। नहीं बात समझ आई ना, ये एग्जांपल पढ़ी थी ना, याद है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट, लॉस डॉक्यूमेंटेशन। हमने रिपेयर का एसेट्स बाय किए, उसका वाउचर निकलवाया और वो वाउचर क्लाइंट ने कहा सर गायब है, मौजूद ही नहीं। नॉर्मल ऑडिट होता तो हम क्या कहते हैं, ये स्कोप लिमिटेशन है। सैम्पलिंग में क्या कहेंगे,
अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो ये डेविएशन कहलाएगी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म कर रहे हैं तो मिस स्टेटमेंट कहलाएगी। अच्छा फिर से मुझे बताइए, ये तो नॉर्मल ऑडिट में स्कोप लिमिटेशन होती है, सैंपलिंग में हम इसे मिस स्टेटमेंट क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि सैंपलिंग का मकसद इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना नहीं होता, सैंपलिंग का मकसद यह बताना है कि फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं है। सैंपलिंग ने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं बताना। चलिए हमारा दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में हमने क्या सीखा था? पर्पस और पॉपुलेशन डिसाइड करना। दूसरे स्टेप में क्या सीखा? डेविएशन, मिस स्टेटमेंट। ये थर्ड में, अच्छा ये ना आप कुछ मिलते जुलती टर्म्स आने वाली है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या है और एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या है? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या है, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट क्या है? और फिर इसी के साथ एक और टर्म एक्सप्लेन कर देता हूं, प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या है और प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या है। बल्कि एक और टर्म एक्सप्लेन कर देता हूं, सैंपल रेट ऑफ डेविएशन क्या है और सैंपल मिस स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, 4 टर्म्स हैं। पहले बताइए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में एक्सप्लेन करूं क्या टेस्ट ऑफ डिटेल में? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में 4 टर्म्स है, गौर से सुनिएगा। पहले टर्म एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, दूसरी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, तीसरी सैंपल रेट ऑफ डेविएशन, चौथी प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। तीनों में फर्क है, पता चला? पहली कौन सी थी? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है? हमारे अंदाजे के मुताबिक कितने परसेंट डेविएशन होगी। रेट ऑफ डेविएशन ना परसेंटेज में होती है, रेट, जैसे इंटरेस्ट रेट परसेंट, टैक्स रेट परसेंटेज में, तो रेट ऑफ डेविएशन भी परसेंटेज में। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या भाई, जल्दी बताए? हमारे अंदाजे के मुताबिक कितने परसेंट डेविएशन होंगी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या है? कितनी कोई डेविएशन हो तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम कहेंगे कंट्रोल स्ट्रांग है। और अगर टॉलरेबल से ज्यादा हुई तो हम कहेंगे बर्दाश्त नहीं करेंगे, मतलब कंट्रोल क्या कहेंगे? कंट्रोल वीक है। टॉलरेबल एक तरह से हमारा मटेरियलिटी लेवल है, स्टैंडर्ड कहता भी है कि टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियल। फिर इसके बाद सैंपल रेट ऑफ डेविएशन है कि आपके सैंपल में कितने परसेंट डेविएशन आई। और प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या है? सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन में आपका क्या एस्टीमेट है, कितनी डेविएशन आई। नई बात समझ आई? फिर से दोबारा शुरू करें। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या मतलब? क्या बोला कि मेरे अंदाजे के मुताबिक कितनी डेविएशन है। सवाल मेरा यह है कि अभी तो हमने प्रोसीजर शुरू ही नहीं किया, मुझे कैसे पता चल सकता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या है? काम शुरू ही नहीं किया अभी, कैसे पता चलेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन? कैसे डेवलप कर ली? पिछले साल का नॉलेज हो सकता है, एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर पे हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन सामने आई हो, ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के नतीजे में हो सकता है इंफॉर्मेशन सामने आई हो। जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे होंगे, क्या रिस्क असेसमेंट हो चुके हैं? क्या एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म हो चुके हैं? अगर हमारा रिकरिंग क्लाइंट है तो पिछले सालों का भी ऑडिट हो चुका है, तो उस इंफॉर्मेशन की बेस अभी के प्रोसीजर कोई नहीं किया, प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे बताइए कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हो सकता है। और टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या है? हमारा मटेरियलिटी लेवल, ठीक है। ये नॉर्मली प्री सेट होता है, जैसे 5% तक अगर डेविएशन हुई तो हम कहेंगे ठीक है, 5% से ज्यादा हुई तो हम कहेंगे कंट्रोल्स वीक है, ये प्री सेट होता है। सैंपल रेट ऑफ डेविएशन क्या होता है? आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया उसमें कितनी डेविएशन। और प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या होता है? सैंपल की बेस पर टोटल पॉपुलेशन। अच्छा, अगर ये चारों टर्म में फर्क समझ आ गया ना, तो एक सवाल पूछूंगा इन भाईजान से, अगर इन्होंने बता दिया तो इनको चाय का कप मेरी तरफ से। ठीक, आपने बताना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन और प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन में क्या फर्क है। हिंट दे देता हूं, तुक्का लगा लें, आपका तुक्का सही होगा। तुक्का लगा लें, तो हिंट दे दिया। एक्सपेक्टेड रेट हमने अपने प्रोसीजर सैंपलिंग से पहले और प्रोजेक्टेड वो रिजल्ट की बेस ठंडी चाय जितना बताया जो आप किसी हद तक। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हमारे सैंपलिंग प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले हम डिसाइड कर लेते हैं।
और प्रोजेक्टेड होते हैं सैम्पलिंग के बाद। मोर एक्यूरेट आंसर होता कि अगर आप कहते हैं सर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन की बेसिस होते हैं पिछले साल के प्रोसीजर या रिजल्ट्स और इस साल के रिस्क असेसमेंट के रिजल्ट्स, जबकि जो प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन है इसकी बेसिस होती है इस साल के सैंपलिंग के रिजल्ट्स। सैंपल के रिजल्ट्स की बेस पे जब आप अंदाजा लगाते हैं ना पॉपुलेशन में कितनी डेविएशन होंगी, वो कहलाती है प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। और अगर आप अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पे कभी कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, प्रीवियस नॉलेज की बेस पे अंदाजा लगाते हैं कितनी मिसस्टेटमेंट कितनी डेविएशन होगी, वो एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड पहले, प्रोजेक्टेड बाद में। दोनों में से कौन सी ज्यादा रिलायबल होती, निस्बतन ज्यादा रिलायबल है? प्रोजेक्टेड, क्योंकि प्रोजेक्टेड की कुछ ना कुछ बेसिस है। और आखिरी एक है प्रोजेक्टेड, एक है एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन। इनमें से ज्यादा रिलायबल कौन सी है? क्योंकि प्रोजेक्टेड में कुछ हिस्सा आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं और बाकी का हिस्सा जो उसकी बेस पे है वो आपका एस्टिमेटेड है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन तो सारे का सारा ही एस्टिमेटेड है ना। प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कुछ एस्टिमेटेड है, कुछ एक्चुअल है, कुछ एस्टिमेटेड। और जो एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन होता है सारे का स्टैंडर्ड कहता है कि भाईजान जब आपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना होता है एक्चुअल रिजल्ट की बेस पे करते हैं, प्रोजेक्टेड की बेस पे नहीं करते। इसने क्लियरली एक जगह लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्टेड अल्फाज हैं कमोबेश, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, कमोबेश अल्फाज हैं। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू करेक्ट अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ आ रही क्या मैसेज दे रहा है? प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट की बेस पे आप मिस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट की बेस पे आप प्रोसीजर को बढ़ा सकते हैं उनको ढूंढने के लिए। भाई यहां तक समझ आ गया आपको? एक्सपेक्टेड रेट नहीं, अभी नहीं समझ आई, फिर से। लेकिन अब की बार रेट ऑफ डेविएशन नहीं, मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल लेते हैं। मुझे बताइए अगर आपको समझ आ गई, पहली चीज 4 टर्म्स बोल रहा हूं आपके सामने, 5वीं बाद में ऐड करूंगा। 4 टर्म। पहले टर्म क्या है? एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट। दूसरी क्या? टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। तीसरी क्या है? सैंपल मिस स्टेटमेंट्स। चौथी क्या है? प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। बताइए एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट और प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट में क्या फर्क है? एक्सपेक्टेड पास्ट की बेस पे, प्रोजेक्टेड सैंपल की बेस पे। आधा सैंपल आधा एस्टिमेटेड, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट जब हमने डेवलप की है, आप बताइएगा, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट जब हमने डेवलप की है, कोई प्रोसीजर परफॉर्म किए हुए हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल वगैरह, टेस्ट ऑफ डिटेल किए हुए हैं? जब हमने एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट डिटरमिन की है उस वक्त उस स्टेज पे कोई प्रोसीजर परफॉर्म किए हुए टेस्ट ऑफ डिटेल के? नहीं किए। तो कोई प्रोसीजर नहीं परफॉर्म किए तो कैसे अंदाजा लग गया आपका मिस स्टेटमेंट क्या होंगी? प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस रिस्क असेसमेंट। जब टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर चुके होते हैं, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट से भी पता चल जाता है। अच्छा फिर बताइए एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट और प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट में क्या फर्क है? एक्सपेक्टेड प्रीवियस नॉलेज की बेस पे, प्रोजेक्टेड में कुछ हमारा सैंपल मिस स्टेटमेंट है और कुछ इस मिस स्टेटमेंट की बेस पे एस्टिमेट किया है आपने। क्या प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट की एंट्री पास करवा सकते हैं क्लाइंट से? नहीं। किसकी करवा सकते हैं? सिर्फ उन मिस स्टेटमेंट की जो आपने एक्चुअली आइडेंटिफाई की है। तो बताइए अच्छा टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट क्या है? मटेरियलिटी लेवल, कि इस अमाउंट के नीचे नीचे अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट हुई, टॉलरेबल से नीचे नीचे हुई तो हम कहेंगे ओके। और अगर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट टॉलरेबल से ऊपर चली गई, नॉट ओके। कोई अब नॉट ओके का मतलब बाद में बताएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं मटेरियल मिस स्टेटमेंट है भाई। प्रोजेक्ट फर्क समझ आया? चार टर्म्स में, बल्कि 5 टर्म्स में। बोले कौन सी 5 टर्म्स में? एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, सैंपल मिस स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, एक्चुअल मिस स्टेटमेंट। क्लियर? अब आगे चलें। चलिए जी जी जी। सैंपलिंग में और एक्चुअल मिस स्टेटमेंट, जो मिस स्टेटमेंट आप एक्चुअली फाइंड आउट कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, वो एक्चुअल मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। फर्ज कीजिए आगे एग्जांपल आएगी, एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूं। आपने एक क्वेश्चन होल्ड में करना है, लिख लें। आखिरी एग्जांपल जब आपके साथ डिस्कस करूंगा उसमें आपको अमाउंट्स के साथ बताऊंगा, ये वाली अमाउंट एक्चुअल है, ये वाली अमाउंट प्रोजेक्टेड है, ये वाली अमाउंट टॉलरेबल। उस वक्त ज्यादा क्लियर होगा जी। आपने एक्सपेक्टेड वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो हर अगले साल जब अगले साल ऑर्डर देगा तो पिछले साल का जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ऐसे हो सकता है। इसी की वजह से तो हम एक्सपेक्टेड
आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे नॉर्मली क्या है, एक्सपेक्टेड का फिनोमिना क्या होता है? फिनोमिना ये है कि पिछले साल क्लाइंट, प्रिजम्पशन है, पिछले साल क्लाइंट ने जिन एरियाज में गलतियां की या पिछले साल के ऑडिट में जिन एरियाज में मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई, प्रोबेबल है इस साल भी उन एरियाज में मिस स्टेटमेंट होगी। इस प्रिजम्पशन की बेस पे, इस हाइपोथेसिस की बेस पे हम एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन डिटरमिन करते हैं। और नॉर्मली आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा होगा ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। हमारा एक क्लाइंट था, जब कभी उसके पास जाए ना, हमेशा ईयर एंड पे उसने अक्रूवल नहीं रिकॉर्ड करता था, एक्सपेंस कैश बेसिस पे चलता था। हर दफा माफी मांगता, सर अगली दफा काम बिल्कुल ठीक होगा, अगली दफा, और अगली दफा फिर तबाही फ्री होती थी। तो नॉर्मली क्लाइंट रूटीन में जैसे चलता है ना, उसी तरीके से चलता है। इसीलिए ऐसा होता है कि पिछले साल क्लाइंट ने जिन एरियाज में गलती की, अगले साल भी उन्हीं एरिया में। वो क्लाइंट है, कोई सीए का स्टूडेंट थोड़ी है कि पहली अटेम्प्ट में जो गलतियां की दूसरी अटेम्प्ट में वो गलतियां नहीं करता। एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ लेता है, स्लैशेस क्वेश्चन देख लेता है, ठीक है। वो सीए का स्टूडेंट नहीं है, इसलिए अगली दफा भी वही गलतियां करता है। भाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन पता चल गया क्या है, और एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ये छोटे मोटे फैक्टर्स। अब देखिए मैं फैक्टर्स लेवल पे नहीं जा रहा, कंसेप्ट लेवल पे पढ़ा रहा हूं आपको। फैक्टर्स लेवल पे गए ना तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आपने इन फैक्टर्स को पढ़ लेना है, इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे, क्योंकि जो समझ में आने वाला नहीं मेरी कोशिश होती है खुद से बता दूं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना है। लेकिन एग्जाम के केस स्टडी को और एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए जितना मुझे लगता है कि रीजनेबल, मैं उतना एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्दर डिटेल में अगर कोई फैक्टर ऐसा है जो कि आप समझना चाहते हो तो समझ लीजिए, ठीक है। अब ये फैक्टर्स, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन फैक्टर, ये उतने अहम नहीं है जितना एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर के एग्जांपल्स थे। वो तुमने एक एक पढ़ी थी ना, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा क्वेश्चन, इसलिए मेन कंसेप्ट और 2-3 फैक्टर बता दिए। स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उसमें शायद आपको मजीद 2-3 मिल जाए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्लियर हो गया, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। और ये बात समझ आ गई आपको कि ये एप्लीकेशन है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की, यानी जो आम ऑडिट में मटेरियलिटी लेवल, वो सैंपलिंग के अंदर उसे क्या बोलेंगे, टॉलरेबल। मेरा भाई टॉलरेबल बोल, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, इसे बोल टॉलरेबल रेट ऑफ, शाबाश। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की एप्लीकेशन है, यानी परफॉर्म, ये जब हम ISA 320 पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा मटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में क्या फर्क है। अभी फिलहाल आपने समझना है दोनों एक ही चीज है। कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो कौन सा स्टैंडर्ड मटेरियलिटी को डिस्कस करता है, 320, ठीक है। तो उसमें आपको क्या बताऊंगा मैंने क्या वादा किया, 320 में पहुंच के आपको क्या बताऊंगा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और मटेरियलिटी में फर्क। तो अभी आपने क्या वादा किया कि अभी फॉर द टाइमिंग आपने दोनों को क्या करना है, एक है एज्यूम करना है, समझ, हालांकि एक है नहीं लेकिन समझना है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड भी क्लियर, टॉलरेबल भी क्लियर। आगे चलते हैं, सैम्पलिंग अप्रोच, सैम्पलिंग अप्रोच, ठीक है। भाई फॉर्म जमा करवाना है, एडमिशन फॉर्म आई कैप का, खुद जाके ऑफिस में जमा करवाएं कि ऑनलाइन, मर्जी आपकी, दोनों ठीक। नहीं क्या खुद जाके नहीं, हमने नहीं रिसीव करना, नहीं फिजिकल रिसीव करते हैं ना, फिजिकल रिसीव नहीं करते अब, अच्छा आप नहीं करते, मुझे अरसा हो गया जमा करवाए फॉर्म। चलें ठीक है, कोई और एग्जांपल। हाँ जी, एग्जाम देने हैं ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग के फिजिकल एनवायरमेंट, फिजिकल, दोनों ऑप्शन है ना। उसी तरह आपने सैंपलिंग करनी है, क्या सैंपलिंग मैन्युअली करें कि कंप्यूटर टेक्निक्स के जरिए से, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के जरिए से, बताइए कैसे, दोनों। यानी आप सैंपलिंग में रॉकेट साइंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप सैंपलिंग में अपनी जजमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बताइए किस पे एतबार करेंगे, रॉकेट साइंस यानी स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। रॉकेट साइंस से क्या मुराद है मेरी, जब आप सैंपलिंग करते हुए स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल करें, जब आप सैंपलिंग करते हुए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करें, इसे कहेंगे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। जब आप सैंपलिंग करते हुए स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल करें, इसे क्या कहेंगे, और जब सैंपलिंग करते हुए स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल ना करें, क्या कहेंगे। भाई स्टैटिस्टिकल टेक्निक कौन सी होती है, रैंडम सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये क्या है, सैंपलिंग की टेक्निक। नहीं, आगे चलने से पहले मुझे बताया रैंडम सिलेक्शन किसे कहते हैं। आपके मैनेजर ने कहा ये क्लाइंट का सेल्स अकाउंट है ना, इसमें से कोई सी 10 आइटम उठा के ले आओ। आपने टी अकाउंट ओपन किया, स्कैन किया, जो जो दिल की आइटम्स उठा ली, ये कौन सी सैंपलिंग,
रैंडम नहीं, हैपहैज़र्ड है। रैंडम पता क्या होती है? रैंडम सैम्पलिंग समझते हैं आपने? रैंडम सिलेक्शन। मोबाइल ओपन करें, गूगल पे जाए, जल्दी करें, जल्दी 1 मिनट के अंदर समझाना है आपको। मोबाइल ओपन करें, गूगल पे जाएं, लिखे रैंडम नंबर जनरेटर, रैंडम नंबर जनरेटर लिखे, कोई ना कोई वेबसाइट आ जाएगी, बहुत सी वेबसाइट्स हैं। सिर्फ सिंपल एग्जाम, किसी भी वेबसाइट पे क्लिक कर दें, वो आगे आपसे पूछेगा कि बताओ स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां पे करना है, पूछ रहा है। स्टार्ट लिख ले 1, एंड कर ले 100। यानी फर्ज कीजिए आपके क्लाइंट पे 100 इनवॉइसेस हैं स्टे अकाउंट में, अब बटन दबाएं, ये क्या आया 91, आपका क्या आया 3, आपका क्या 7। ये है रैंडम नंबर। रैंडम नंबर में कंप्यूटर प्रोग्राम सिलेक्शन करके आपको बताता है, आप अपनी जजमेंट की बेस पे नहीं करते। अगर अपनी जजमेंट की बेस पे करें ना, वो हैपहैज़र्ड होती है, उसमें बायसनेस हो सकती है, इवन आप ना चाहते हुए भी बायस्ड हो जाते हैं अनकॉन्शियसली। लेकिन जो कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए से ऐसे सिलेक्शन करेंगे, अभी तो सिर्फ एक ही सिखाई है ना, अगर आपका सैंपल साइज 20 का है ना, 20 की भी सिलेक्शन हो सकती है। ठीक है, ये है हमारा रैंडम। तो जब स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करनी है तो असूल भी कौन से अपनाने हैं? स्टैट वाले। हैपहैज़र्ड सिलेक्शन नहीं करनी, वो नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में होती है। कौन सी करनी है? रैंडम सिलेक्शन। और रिजल्ट को कैसे वैल्यूएट करना है? प्रोबेबिलिटी थ्योरी से। और एक और कंसेप्ट वर्ड यूज करता है, सैंपलिंग रिस्क को मेजर कर सकते हैं, वो फार्मूला वो हमारे समझे एप्लीकेबल नहीं, बस प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है भला? प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है? 10 में से 4 स्टूडेंट पास हुए, ठीक है, मेरे 100 स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट को फोन किया, उनमें से 4 ने कहा पास, 6 ने फोन उठाया नहीं। मैं समझ गया, इनको फोन नहीं दोबारा करना। 10 में से 4 पास हुए, क्या चांसेस हैं कि 100 में से कितने पास हुए होंगे? कितने 40? कैसे पता चला 40? क्योंकि 10 में से 4 हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है। तो जब आप स्टैट टेक्निक यूज करें, आइटम को सिलेक्ट करने के लिए रैंडम सिलेक्शन करें, रिजल्ट्स को वैल्यूएट करने के लिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज करें, तो ऐसे क्या कहते हैं? इसे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। और जब ये काम ना करें, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। स्टैंडर्ड किसकी ज्यादा देता भला? दोनों की। प्रैक्टिस में कौन सी ज्यादा यूज होती है? हमारे जमाने की हद तक नॉन स्टैटिस्टिकल यूज होते थे, क्योंकि ऑडिटर अपनी जजमेंट पे ज्यादा भरोसा करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निस्बत अपनी जजमेंट पे, अपने एक्सपीरियंस पे ज्यादा भरोसा करते हैं। इर्द गिर्द के हालात का जायजा जितने अच्छे तरीके से ऑडिटर की आंख ले सकती है ना, वो बड़े से बड़ा रिपोर्ट भी नहीं ले सकता, क्योंकि रिपोर्ट ने तो सिर्फ इंसानों को, ऑडिटर को पता है ये तो क्लर्क है, इसके पास इतने पैसे कहां से आए। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे फैक्टर एग्जांपल दे रहा हूं। तो दोनों की इजाजत, दोनों की अपने प्लस माइनस है। अगर आपकी फर्म के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज, खुला पैसा है, उसने सबको लैपटॉप लेके दिए हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाए हैं कंप्यूटर में, फिर आपको कौन सी अप्रोच यूज करनी चाहिए? स्टैटिस्टिकल। और अगर फर्म ये कहती है भाई कंप्यूटर की जरूरत पड़े क्लाइंट से मांग लेना, या अपना ले जाओ, फिर कौन से? नॉन स्टैटिस्टिकल। आप कहते हैं ठीक है भाई हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो हमें जरूर साइंस अप्लाई करेंगे, हम अपनी आर्ट अप्लाई करते हैं। नॉन स्टैटिस्टिकल। दोनों की इजाजत। भाई क्लियर हो गया? सैम्पलिंग अप्रोच डिसाइड कर ली। फिर इसके बाद सैंपल साइज। बताइए क्या स्टैंडर्ड हमें ये तो बताता है, गौर से सुनिएगा ये बात, ये तो बताता है कि ऑडिटर को सैंपल बेस पे काम करना चाहिए, 100% नहीं, ये तो बताता, लेकिन सैंपल साइज कितना होना चाहिए ये नहीं बताता। ये नहीं बताता, कहता है ये इट डिपेंड्स। हम आपको ये नहीं बता सकते कि आपका सैंपल साइज 30% होना चाहिए कि 50 के 70। ठीक है, ये फर्म की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। एक फर्म का मैं वो मैनुअल देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि कंट्रोल्स को टेस्ट करना है, अगर क्लाइंट की टोटल ट्रांजैक्शन इतनी है तो सैंपल साइज इतना होना चाहिए, इतनी है तो इतना होना चाहिए। फर्म की अपनी अपनी पॉलिसी है। स्टैंडर्ड कहता है कुछ फैक्टर है जिनको सामने रख के आपने ये डिसाइड करना है, अगर ये फैक्टर मौजूद हैं तो आपका सैंपल साइज उतना कम होता जाएगा, नहीं मौजूद तो ज्यादा होता जाएगा। अब वो फैक्टर्स हम समझने जा रहे हैं क्विकली से। फैक्टर टेस्ट ऑफ कंट्रोल 6 वाला, डिटरमिन सैंपल साइज, पहुंच गए हैं? सैंपल साइज कितना लिखा हुआ है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल के फैक्टर्स लादा है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लादा। इस कंसेप्ट में आप क्या सीखेंगे कि आपने सैंपल साइज 30% रखना है, 50% के 70%। ये फैसला करने के लिए किन चीजों को ध्यान में रखना? पहले कहता है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन मटेरियलिटी जैसा, अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन आपका हाई है,
हाई है तो फिर आपका सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगा, क्योंकि मटेरियलिटी ज्यादा, रिस्क कम, सैंपल साइज कम। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है, यानी आपके ख्याल में ज्यादा डेविएशन होने का रिस्क है, सैंपल साइज बढ़ा देंगे, शाबाश, आई लाइन पे। डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, अगर एश्योरेंस लेवल रीजन हाई है और अगर एश्योरेंस लेवल मॉडरेट है, ठीक है। रिलायंस ऑन कंट्रोल्स, अगर कंट्रोल्स पे रिलायंस करना है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये रिलायंस करने से पहले का डिसीजन है, बाद का नहीं है। अगर कंट्रोल्स पे रिलाई करना चाहते हैं ज्यादा तो फिर अच्छी तरह टेस्टिंग करनी पड़ेगी, सैंपल साइज ज्यादा होगा। हां, रिलाई करने के बाद फिर हमारे प्रोसीजर कम हो जाते हैं, लेकिन ये रिलाई करने से पहले की बात हो रही है। पॉपुलेशन साइज का नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, पॉपुलेशन साइज का, यानी हमारे सैंपल साइज पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं डिपेंड करता है, इसके ऊपर लैदा कहानी है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। सिर्फ इतना याद रख ले, छोटा क्लाइंट हो या बड़ा क्लाइंट हो, लॉ कहता है 4 महीनों में ऑडिट करना है। ऐसे ही है ना कि बड़े क्लाइंट में ज्यादा टाइम मिलता है, छोटा क्लाइंट हो, मैनेजर फिर भी कहता है भाई सैंपल साइज उतना ही रखो, बड़े क्लाइंट में भी उतना ही, अमाउंट्स में फर्क पड़ता है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट है, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट हाई, ये मटीरियलिटी लेवल था टॉलरेबल, तो रिस्क कम, सैंपल साइज भी कम। एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट हाई, ख्याल है कि ज्यादा मिसस्टेटमेंट होंगी, बढ़ जाएगा। डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, अगर लेवल ऑफ एश्योरेंस रीजनेबल है, सैंपल साइज भी हाई, अगर लेवल ऑफ एश्योरेंस हाई है, सैंपल साइज भी हाई, लेवल ऑफ एश्योरेंस मॉडरेट है। यही वजह है कि ऑडिट में प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करते हैं, रिव्यू में कम, इस पॉइंट की वजह से, क्योंकि सैम्पलिंग के स्टैंडर्ड में उसने कहा है कि अगर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस हाई है तो सैंपल साइज हाई, डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस मॉडरेट है, सैंपल साइज भी कम होगा। अगर पॉपुलेशन की स्ट्रैटिफिकेशन कर दे तो स्ट्रैटिफिकेशन से सैम्पलिंग रिस्क कम होता है कि नॉन सैम्पलिंग? सैम्पलिंग रिस्क कम तो सैंपल साइज भी कम। अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर से भी एविडेंस ले रहे हैं। अच्छा, आप जब वेरिफिकेशन करते हैं ऑडिट में किसी एक एरिया के ऊपर, सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करते हैं, सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर की, दोनों करते हैं? हालांकि हमें समझ नहीं आती थी आपके, जब स्टैंडर्ड ये कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म होने से एविडेंस मिल जाता है, तो हमारे पार्टनर हमें ये क्यों कहते हैं इसके साथ टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी करो? एविडेंस है ना, जितना इकट्ठा कर ले उतना ही अच्छा। जूनियर को फारिग बैठाने से तो बेहतर है कुछ ना कुछ एविडेंस इकट्ठा करवा ले उससे, तो इसीलिए तो अगर आधा एविडेंस एनालिटिकल प्रोसीजर से मिल जाए तो टेस्ट ऑफ डिटेल से पूरा एविडेंस लेना है कि आधा? आधा। क्यों बोला? आधा अदर प्रोसीजर से मिल गया। और पॉपुलेशन साइज नेग्लिजिबल फैक्टर है सैंपल साइज डिटरमिन करने के लिए। सैंपल साइज भी हो गया। मेथड ऑफ सिलेक्शन, ये तो फैसला कर लिया 100 में से 40 आइटम्स उठानी है, कैसे सेलेक्ट करनी है ये मेथड बता रहा है। 1 2 3 4 5 4 अभी एक्सप्लेन करूंगा, 5वां एंड पे। सिस्टमैटिक सिलेक्शन क्या है? सिस्टमैटिक सिलेक्शन क्या है? एवरी nth आइटम को सेलेक्ट करना। सेल्स में आपके 150 ट्रांजैक्शंस हैं, मैनेजर ने कहा 10 आइटम सेलेक्ट करो। आपने कहा कैसे? मैनेजर ने कहा अपनी मर्जी से। आपने सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करके अपनी मर्जी से 10 आइटम सेलेक्ट कर ली विदाउट एनी स्ट्रक्चर टेक्निक। कौन सा है ये? हैपहैज़र्ड। अगर कोई सॉफ्टवेयर रैंडम नंबर जनरेट करने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज करते हुए रैंडम नंबर को जनरेट किया, सेलेक्ट किया, ये रैंडम सिलेक्शन। और अगर एवरी nth आइटम को सेलेक्ट, एवरी nth आइटम का मतलब क्या है? सुनिए जरा। मैनेजर ने कहा कि 150 का पॉपुलेशन है, सैंपल उठाओ 10 का, मेरे पास आंसर आया इंटरवल 15, मैं अब हर 15वीं आइटम सेलेक्ट करूं तो ये कौन सी? ये रैंडम नहीं है,
ये हैज़ार्ड भी नहीं है क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, सिस्टमैटिक है। रैंडम भी नहीं क्योंकि रैंडम नंबर टेबल यूज नहीं हो रहा। हैज़ार्ड भी नहीं क्योंकि आइटम अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं कर रहा। कौन सी आइटम? सिस्टमैटिक सिलेक्शन। हाँ, इसमें पहला नंबर रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, यानी 1 से 15 तक कोई नंबर रैंडम नंबर जनरेट करें, कोई 1 से 15 के दरमियान में 12। पहले आइटम कौन सी होगी? 12। फिर उसके बाद हर 15वीं, 12 के बाद 27, 27 के बाद 42, 42 के बाद 57, फिर 62, इसी तरह ऑनवर्ड। हर पहली आइटम रैंडम, फिर हर 15वीं, एवरी 15वीं आइटम सेलेक्ट करना, ये क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक। लेकिन ये रूल नहीं है कि हर 15वीं होंगी, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन में कितने ट्रांजैक्शन है और आपका सैंपल साइज कितना है। अगर इसी केस में सैंपल साइज 15 कर दें, फिर हर 10वीं आइटम होगी। सैंपल साइज 30 कर दें, हर 5वीं आइटम सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? पहली आइटम रैंडम 1 से 5 तक, फिर उसके बाद हर 5वीं आइटम। सिस्टमैटिक सिलेक्शन क्लियर हुई? सारी 3 होगी। फोर्थ, ब्लॉक सिलेक्शन। ब्लॉक सिलेक्शन का मतलब है कि आइटम इकट्ठी सेलेक्ट कर ले सारी। यानी मैनेजर ने कहा 15 आइटम सेलेक्ट करो, मैंने कहा अच्छा 150 पॉपुलेशन है, 15 आइटम सेलेक्ट करनी है, आइटम नंबर 30 और उसके आगे भी सारी आइटम सेलेक्ट कर लो, 15 की 15 एक ही झटके में। ये क्या है? ब्लॉक। या बाजू का 2 झटकों में भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि 7 का इकट्ठा कर दिया इधर, फिर अगली आइटम 8 इकट्ठी कर ले। ब्लॉक सिलेक्शन की स्टैंडर्ड इजाजत नहीं देता क्योंकि कहता है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं होता। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्लियर हुए जी? तो हमने स्टार्ट कहां से किया? सैंपलिंग में। स्टेप नंबर 1 में क्या किया था? स्टेप नंबर 1 सैंपलिंग शुरू का, वो तो बेसिक कंसेप्ट है ना, ऑर्डर्ड रिस्क और सैंपलिंग नॉन सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग में स्टार्ट कहां से किया? डिफाइन किया पर्पस और पॉपुलेशन, फिर उसके बाद डिफाइन किया डेविएशन और मिस स्टेटमेंट, फिर इसके बाद हाँ जी हमने डिटरमिन किया टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल है तो एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, सैंपल मिस स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। फिर इसके बाद सैंपलिंग अप्रोच, सैंपल साइज और सैंपल सिलेक्शन मेथड। क्लियर? आगे चलते हैं। अब सैंपल की सिलेक्शन होगी, अब क्या करना है? प्रोसीजर परफॉर्म करने। अब क्या करना है? प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए कहता है 3-4 चीजें। अच्छा ये बातें काम की हैं, बातें काम, मुझे लगता है कभी केस स्टडी पूछी ना अगर उसने तो इस कंसेप्ट को भी टेस्ट करेगा। क्या क्या कहता है? समटाइम आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं, प्रोसीजर नॉट एप्लीकेबल होते हैं। किसी आइटम सेलेक्ट की, उस पर प्रोसीजर परफॉर्म हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड इसकी एग्जांपल देता है, कहता है अगर कोई चेक था उसके ऊपर अमाउंट गलत रिकॉर्ड हो गई, कैंसिल कर दिया, चेक नंबर तो गायब नहीं होता ना, आपकी सिलेक्शन में आ गया वो चेक नंबर, क्या उस पर प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं। इसको हमने क्या ट्रीट करना है? रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट कर ली, यानी वेरी नेक्स्ट आइटम। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लाइंट का कोई कसूर नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी आइटम सेलेक्ट हुई जहां पे अनएबल टू परफॉर्म प्रोसीजर, नॉट एप्लीकेबल नहीं, अनएबल टू परफॉर्म प्रोसीजर, जैसे कोई चेक नंबर हमने कहा इसकी डिटेल लेके और पता चला वो चेक ही मिसिंग है, लॉस्ट है, अब रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट कर लें। आप एम्प्लॉयज की पेरोल का वेरिफिकेशन कर रहे थे, आपने मैनेजर ने कहा ये कुछ एम्प्लॉयज को देखो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, गोस्ट एम्प्लॉयज तो नहीं है, आपने देखा 2 एम्प्लॉय मिसिंग थे, उनकी जगह कोई दूसरे 2 एम्प्लॉयज चेक कर ले तो चलेगा? नहीं। आप इसको क्या कंसीडर करेंगे? अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो डेविएशन, टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म कर रहे हैं तो मिस स्टेटमेंट का स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन क्यों नहीं? सैंपलिंग में स्कोप लिमिटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सैंपलिंग का रिपोर्ट पे इंपैक्ट नहीं होता, प्रोसीजर पे होता है। सैंपलिंग का रिपोर्ट पे इफेक्ट नहीं होता। दोनों में फर्क समझ आ गया? किस में रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट करनी है और किसको डेविएशन या मिस स्टेटमेंट ट्रीट करना है। आगे चलते हैं। फिर कहता है अगर कोई डेविएशन या मिस स्टेटमेंट आपके सामने आ जाए ना, तो आपने उसकी नेचर को, इन कॉज एंड नेचर इन्वेस्टिगेट करने हैं। अगर कोई मिस स्टेटमेंट या डेविएशन आ जाए
तो आपने उसके कॉज एंड नेचर को इन्वेस्टिगेट करना है। क्या ये एनोमली है या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है, या कॉमन फीचर्स शेयर हो रहे हैं, डेविएशन या मिसस्टेटमेंट। अगर जोर से सुनिएगा, एनोमली कैसे क्या, कुछ मिसस्टेटमेंट देखें, हमने ना बाद में डेविएशन और मिसस्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करना है, एग्री करते हैं इस बात से। तो प्रोजेक्ट करने के लिए जरूरी है कि जो डेविएशन हो वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हो। अगर डेविएशन या मिसस्टेटमेंट आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, प्रोजेक्शन नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, अब स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। स्टैंडर्ड कहता है, फर्ज कीजिए कि क्लाइंट ने किसी टेम्परेरी बेसिस पे 1 महीने के लिए किसी एम्प्लॉय को रखा था, और अब कोई ऐसी डेविएशन या मिस स्टेटमेंट आ गई जो उस 1 महीने से रिलेट करती है। मिस स्टेटमेंट डेविएशन है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। कैसे प्रोजेक्शन के लिए यूज करना चाहिए? स्टैंडर्ड कहते हैं इसको यूज करेंगे तो आप एज्यूम कर रहे हैं साल के बाकी महीनों में भी ये अकर होती रही है, हालांकि ये रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन, हर वो ऐसी डेविएशन या मिस स्टेटमेंट जो एनोमली हो, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन मिस स्टेट नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? एनोमली। कहता है जब कोई डेविएशन मिस स्टेटमेंट सामने आई, आपने उसकी कॉज और नेचर को इन्वेस्टिगेट किया ना, अगर वो एनोमली साबित हो जाए तो उसे प्रोजेक्शन में यूज नहीं करना, उसे इरादा करना। प्रोजेक्शन में क्यों नहीं यूज करना, ये बात समझ आ गई? ठीक है, तसल्ली कर ले वाकई एनोमली है कि नहीं। जब तसल्ली हो जाए उसे प्रोजेक्शन में यूज नहीं करना। हाँ, जो आपके पास मिस स्टेटमेंट, आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट की लिस्ट है ना, उसमें शामिल कर लें, क्योंकि बहरहाल ये डेविएशन या मिस स्टेटमेंट है। प्रोजेक्शन नहीं करनी, लेकिन डेविएशन या मिस स्टेटमेंट है। और अगर वो एनोमली नहीं है तो क्या होगी? फिर प्रोजेक्शन करो। कहता है लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई कॉमन फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। जैसे फर्ज कीजिए हमने सैंपल सेलेक्ट किया 30 का, क्लाइंट 3 प्रोडक्ट्स में डील करता है, प्रोडक्ट ए सेल करता है, बी करता है, सी करता है। हमने तीनों में से 10-10 का सैंपल उठाया, पता चला 3 गलतियां हैं, और तीनों की तीनों जब नेचर एंड कॉज को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला तीनों की तीनों गलतियां हमारी प्रोडक्ट ए में है। बताइए आपकी सैंपलिंग पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? हाँ, हम कहेंगे नेचर एंड कॉज को, हमने कहा 3 मसले सामने आए और तीनों में एक फीचर कॉमन है, क्या? प्रोडक्ट ए। कहता है इसका प्रोडक्ट ए में मसले मसाइल ज्यादा, प्रोडक्ट ए में घुस जाओ। अब इसमें सैंपलिंग की बजाय स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन भी करना पड़े तो करो। ये बात समझ आए? अगर पता चले 3 गलतियां निकली, तीनों की तीनों गलतियां नवंबर के महीने में हुई है, तो नवंबर के महीने के ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करो। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर डेविएशन या मिस स्टेटमेंट में कोई कॉमन फीचर होना तो वो फर्दर मिस स्टेटमेंट या फ्रॉड को इवन इंडिकेट कर रहा होता है। तो अब बताइए फायदे की बात है क्या नहीं? क्या चीज कि जब कोई डेविएशन या मिस स्टेटमेंट सामने आए उसकी कॉज एंड नेचर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि नहीं? इससे एनोमली भी सामने आ जाती है और कॉमन फीचर भी सामने आ जाते हैं। एनोमली सामने आए तो क्या करना है? स्टैंडर्ड क्या कहता है? प्रोजेक्ट नहीं करना। और अगर कॉमन फीचर सामने आ जाए प्रोसीजर, बल्कि अगर दिल करे तो सारी आइटम को सेलेक्ट कर लो अगर लगे कि मसला ज्यादा है, ठीक है। और अगर इंटेंशनल कोई गड़बड़ हो, ये बाजू का फ्रॉड को भी, खास तौर पे फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। मैं क्लियर? उधर तक कर ली थी, उस बोर्ड तक हमने सिलेक्शन करके काम कर लिया था, सैंपल सेलेक्ट कर लिया था सारा। इधर हमने प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, अब क्या करना है? प्रोजेक्शन करना है। कहता है प्रोजेक्शन टेस्ट ऑफ कंट्रोल की मेथड थोड़ा अलग है, टेस्ट ऑफ डिटेल का अलग है। 2 तरह से सैंपलिंग करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल की प्रोजेक्शन कहता है करने की जरूरत ही नहीं, जो सैंपल का डेविएशन रेट है वही पॉपुलेशन का डेविएशन रेट है। 100 में से 10 का सैंपल उठाया, 2 गलतियां निकली, सैंपल का डेविएशन रेट कितना है? 20%। अच्छा, 10 के सैंपल में 2 गलतियां हैं, 100 के सैंपल में कितनी होगी? 20। पॉपुलेशन का डेविएशन रेट कितना निकला? वो भी 20%, 20 डिवाइड बाय 100।
तो इसका मतलब सैंपल का डेविएशन रेट हमेशा पॉपुलेशन का डेविएशन रेट होगा, स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सैंपल का डेविएशन रेट हमेशा पॉपुलेशन का डेविएशन रेट होगा। सैंपल डेविएशन रेट इज इक्वल टू प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट। लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल में ऐसा नहीं है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आपको प्रोजेक्शन करनी पड़ती है। और कैसे प्रोजेक्शन करते हैं? जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने की कि सैंपल में अगर इतनी गलतियां हैं, पॉपुलेशन में कितनी होंगी। ठीक है। और मैं फिर बता दूं, प्रोजेक्शन करते हुए टेस्ट ऑफ कंट्रोल में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करना है, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में अमाउंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन को कंसीडर करना है। क्लियर? प्रोजेक्शन कर ली, अब क्या करना है? वैल्यू, आखिरी स्टेप सैंपलिंग का करें, आखिरी स्टेप पक्का। टेस्ट ऑफ कंट्रोल की वैल्यूएशन पहले करनी है या के टेस्ट ऑफ डिटेल की? कंट्रोल की। जिस तरह नॉर्मल ऑडिट में वैल्यूएशन करने के लिए हम मटेरियलिटी लेवल और मिस स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं, उसी तरह प्रोजेक्शन में भी टॉलरेबल को प्रोजेक्टेड से कंपेयर करेंगे। फिर से क्या बताया भला? जैसे नॉर्मल ऑडिट में मटेरियलिटी लेवल को मिस स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं, उसी तरह सैंपलिंग में टॉलरेबल को प्रोजेक्टेड से कंपेयर करेंगे। अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ये है और प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कम है, मिस स्टेटमेंट कम है, पॉपुलेशन ठीक, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल ट्राई कर सकते हैं। अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ये है, प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ये हायर, कंट्रोल्स वीक, डू नॉट रिलाई, डू नॉट रिलाई। अब चलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, सॉरी टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट ये है, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट ये है, पॉपुलेशन ठीक है। अगर टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट ये और प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट ये, नहीं, ये नहीं कहना पॉपुलेशन ठीक नहीं है, ये नहीं कहना पॉपुलेशन मिसस्टेटेड है, क्योंकि सैंपलिंग का मकसद आपको ओपिनियन पे लेके जाना नहीं होता, ये बताना होता है प्रोसीजर फर्दर परफॉर्म करने की जरूरत है कि नहीं। इसमें आप कहेंगे सैंपलिंग डू नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर आवर कंक्लूजन। हम अपने प्रोसीजर्स को बढ़ाएंगे, आप स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, 100% की तरफ जा सकते हैं, सैंपल साइज बढ़ा सकते हैं, बस सैंपल साइज की बजाय स्पेसिफिक आइटम या एनालिटिकल प्रोसीजर की तरफ जाना ज्यादा बेहतर है। आप कुछ दूसरे प्रोसीजर से एविडेंस लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सैंपलिंग ने आपको रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, मैं बताया, स्टार्ट में बताया था ना, सैंपलिंग या तो आपको इस नतीजे पे लेके जाती है कि मजीद प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने, या सैंपलिंग इस नतीजे पे लेके जाती है कि मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सैंपलिंग कभी भी आपको इस नतीजे पे नहीं लेके जाएगी कि क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करो, कभी नहीं, कभी नहीं। कुछ समझ आए? स्टार्ट से लेके एंड तक सैंपलिंग के कंसेप्ट समझ आए। अब आपने एक काम करना है, आपको 5 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जा रहा है, इसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस 5 मिनट के रीडिंग टाइम में आपने इन नोट्स को रीड करना है, और एंड पे एक न्यूमेरिक एग्जांपल दी हुई है छोटी सी, ये आपको क्विक गो थ्रू करवाएगी सैंपलिंग के क्रिटिकल कंसेप्ट से। लास्ट पेज पे एग्जांपल है, न्यूमेरिक एग्जांपल, पेज 8 पे। इसको लाजमी पढ़ना है, पहले एक दफा क्विकली गो थ्रू करें नोट्स को, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, साथ साथ वैसे आप पढ़ते नहीं होंगे लेकिन फिर भी। और एंड में न्यूमेरिक एग्जांपल लाजमी करनी है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी काइंडली रीड करें इसको, और एंड पे न्यूमेरिक एग्जांपल लाजमी पढ़ें। 5 मिनट के बाद इसको यहीं से रिज्यूम करते हैं। जी पॉज कीजिएगा। जी उम्मीद है आप लोगों ने रीडिंग कर ली होगी। न्यूमेरिक एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आसानी से पता चल गया कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की वैल्यूएशन, प्रोजेक्शन कैसे करनी और वैल्यूएशन कैसे करनी, और टेस्ट ऑफ डिटेल की भी प्रोजेक्शन कैसे करनी और वैल्यूएशन कैसे करनी। अब एनालिटिकल प्रोसीजर की प्रोजेक्शन करने के काबिल हैं आप? मैं तो आज तक नहीं हो सका, क्योंकि मैंने तो ये पढ़ा है एनालिटिकल प्रोसीजर में सैंपलिंग होती ही नहीं, प्रोजेक्शन कैसे होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब आपको एक टर्म आई थी दरमियान में, मैंने कहा था एंड में एक्सप्लेन करूंगा, वैल्यू वेट सिलेक्शन, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग और वैल्यू वेट सिलेक्शन। अच्छा, आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछ लूं, अगर डेटर्स या क्राइटर्स में सैंपलिंग कर रहे हैं आपने कुछ क्राइटर्स का सैंपल सेलेक्ट करना है। फर्स्ट कीजिए कुछ क्राइटर्स का सैंपल सेलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्शन करेंगे? सिलेक्शन नहीं, किस क्राइटेरिया को सामने रखे क्राइटर्स को उठाएंगे या डेटर्स को सिलेक्ट करेंगे? अमाउंट, हाई वैल्यू आइटम्स को उठा लेंगे। अगर हाई वैल्यू आइटम्स को उठाएंगे तो वो सैंपलिंग नहीं रहेगी, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन बन जाएगी। फिर क्या करेंगे? सिस्टमैटिक
सिलेक्शन, सिस्टमैटिक सिलेक्शन करेंगे तो उसमें एक प्रॉब्लम है कि आइटम तो वो है तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन हो सकता है स्मॉल अमाउंट्स आ जाएं और बड़ी अमाउंट स्किप हो जाए। सोच के बताइए सिस्टमैटिक सिलेक्शन में प्रॉब्लम है कि नहीं? अगर बड़ी आइटम्स पे फोकस करते हैं तो वो स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन बन जाएगी, सैम्पलिंग रहेगी नहीं। और अगर रैंडम नंबर या सिस्टमैटिक सिलेक्शन की तरफ जाते हैं तो उसमें रिस्क है कि बड़ी अमाउंट हो सकता है इग्नोर होता है। जैसे अगर आपने हर 15वीं आइटम सेलेक्ट की तो लाजमी तो नहीं है 15वीं आइटम कोई बड़ी आइटम हो। प्रॉब्लम है कि नहीं? और ऑडिटर ना अंदर से ये चाहता है कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन भी हो, लेकिन साथ ही साथ लार्ज अमाउंट भी कवर हो जाए। जब तक लार्ज अमाउंट कवर नहीं ना होती ऑडिटर की तसल्ली नहीं होती। इसीलिए जरूरत पड़ी एक ऐसी टेक्निक की जो सिस्टमैटिक भी हो और लार्ज आइटम्स को भी सिलेक्ट कर ले। है कि नहीं 2 in 1 काम? ऐसी टेक्निक जो सिस्टमैटिक भी हो। यह है मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन कैसे उसने स्टैंडर्ड में दी, डेफिनेशन पढ़ेंगे कुछ समझ नहीं आएगी मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग होती क्या। ये मैं आपके साथ शेयर, आपको याद है सैंपलिंग यूनिट मैंने आपको बताया था वो फिजिकल आइटम भी हो सकती है, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग भी। अब मैं आपको दोनों का फर्क आपके सामने रख रहा हूं। ये है फर्ज कीजिए ट्रांजैक्शन नंबर, और ये मैंने रैंडमली कुछ आइटम सेलेक्ट की थी 1000 से 1 लाख के दरमियान में। कुछ थोड़ा बहुत एग्जांपल को क्लैरिफाई करने के लिए इसमें थोड़ी सी 2 नंबरी भी की है मैंने, लेकिन थोड़ी सी, ताकि मैसेज क्लियर सामने आ जाए, क्लियर पिक्चर आ जाए। हालांकि वैसे ओरिजिनल फिगर के साथ भी जो रैंडम आई ना उनसे भी साबित, लेकिन में फर्क ज्यादा नहीं था। समझ लीजिए 50% था। मैं भी 100% तक आपको डिफरेंस शो करवाना चाहता था ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। वरना मैंने कोशिश किया कि ये रैंडम फिगर है, खुद नहीं कि ये खासतौर पर ये वाली आइटम बड़ी छोटी हो। घर में खुद भी एक्सपेरिमेंट करना चाहे कर सकते हैं, वैसे रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ कंसेप्ट समझे। पहली ट्रांजैक्शन 56,000, दूसरी 17, फिर 87, 32, 60, 86, 24, 98, 7,030। लग रहा है कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। एग्रीड? अगर मैं आपसे कहूं कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करनी है भाई, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चाहिए मेरे को, ठीक है, तो आप कहेंगे ठीक है सर, हम अभी आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, टोटल 15 है सर, सैंपल साइज क्या होना चाहिए? मैंने कहा 5। आप क्या करेंगे? हर तीसरी आइटम सेलेक्ट करेंगे। आपने आइटम कौन कौन सी सिलेक्ट की? 87, फिर 86, 7,000, 27,000, 5,000। क्लियर? ये आपने सेल इनवॉइसेस उठाई के अमाउंट्स उठाई। आपकी बेसिस इनवॉइसेस थी, सिलेक्शन क्राइटेरिया इनवॉइसेस था कि सिलेक्शन क्राइटेरिया अमाउंट था? इनवॉइसेस था, अमाउंट नहीं था। मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग नहीं थी, फिजिकल आइटम्स को उठाया, इनवॉइसेस को उठाया। अब इसमें क्या ये रिस्क है कि बड़ी आइटम भी आ जाएंगी, छोटी आइटम भी आ जाएंगी, यानी दोनों के आने का चांस तकरीबन 50-50 है, ठीक है। कुछ बड़ी आइटम आएंगी, कुछ छोटी आइटम आएंगी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन तो इंश्योर हो रहा है, लार्ज आइटम्स आए ये इंश्योर नहीं हो रहा, कुछ आएंगी कुछ नहीं आएंगी। अब आपको वो टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन भी होगा और लार्ज आइटम भी। वो क्या है? मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, यानी सैंपलिंग आपने करनी है बेस्ड ऑन मॉनिटरी यूनिट्स, बेस्ड ऑन अमाउंट। अब सुने, अब पूछें, अब देखें, मैं आपसे पूछ रहा हूं पॉपुलेशन साइज कितना है? पॉपुलेशन साइज कितना है? 15। ना ऐसे ना बोले, अब फिजिकल सैंपलिंग नहीं करनी, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग बोले। पॉपुलेशन साइज है 750,000। मॉनिटरी यूनिट्स में सैंपल बताए, पॉपुलेशन बताए, पॉपुलेशन का साइज। मॉनिटरी यूनिट में पॉपुलेशन साइज कितना है? ये कम्युनिटी फिगर है, ऐड हो रही है, ऐड कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, समझते हैं ना? इसका टोटल करेंगे ये 752 आएगा। तो अब पॉपुलेशन का साइज कितना है? 15 नहीं बोलना, मॉनिटरी यूनिट्स में बताना है 752,000। अब पूछे सर कितना सैंपल उठाऊं? 5 का। कैसे सेलेक्ट करेंगे? अब सुने, हर 5वीं आइटम सेलेक्ट नहीं करनी, हर तीसरी आइटम सेलेक्ट नहीं करनी। अब आपने क्या करना है? 752,000 को 5 से डिवाइड करें, करें कितना आया? क्या 150,000 क्या?
हर 1.5 लाखवीं अमाउंट उठाएं। अच्छा, 1.5 लाखवीं से मुराद मेरा नंबर में नहीं है, अमाउंट्स में है। यानी हर वो आइटम सेलेक्ट करो जो 1.5 लाख पे डिविजिबल हो, पूरी होती है। यानी ये पता नहीं अल्फाज में मैं बता पाया हूं कि नहीं, एग्जाम्पल से बताता हूं। पहली आइटम 56,000, 1.5 लाख पूरा हो रहा है, छोड़ दो। दूसरा कम्युनिटी फ्री में 1.5 लाख पूरा हो रहा है, छोड़ दो। तीसरी आइटम 1.5 लाख पूरा, मॉनिटरिंग, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो। फिर आगे 1.5 लाख से अगला पड़ाव कौन सा है? 3 लाख का 194,000, 255,000, 341, उठा ले इसको। ठीक है, अगला पड़ाव कौन सा है? 450, 360, इसको नहीं, इसको सेलेक्ट कर लें। अगला पड़ाव कौन सा है? 6 लाख का, इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करना। फिर अगली आइटम 7.5, इसको सेलेक्ट, इसको करना। अब पिछली वाली टेक्निक में भी स्मॉल आइटम भी थी, लार्ज भी थी, इसमें भी कुछ शायद स्मॉल भी आई, लेकिन ज्यादा फोकस किसके ऊपर होगा? दोनों सैम्पलिंग टेक्निक के मतलब जो फिजिकल आइटम सेलेक्ट की ना, हर तीसरी आइटम, उसका भी टोटल करके देख लें और इसका भी टोटल करके देख लें। हमेशा अगर आपने सही सिलेक्शन, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग का टोटल सैंपल साइज का ज्यादा आएगा, क्योंकि मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग में इंटरवल में फॉल ही मोस्ट प्रोबेबली तब करती है जब बड़ी अमाउंट होती है। इसमें भी आप टोटल करके देख लें तो जो मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग के मुताबिक आपने सैंपल सेलेक्ट किया ना, उसका टोटल, हालांकि इसमें भी हम बायस नहीं हुए। देखिए यहां पे 750 यहां पे आया, लेकिन हम बायस होकर हमने ये नहीं कहा इसको छोड़ दो, हमने इसको भी उठाया। तो क्या ये भी सिस्टमैटिक सिलेक्शन है एक तरह से, लेकिन इसमें फोकस फिजिकल आइटम्स यानी ट्रांजैक्शन नंबर में नहीं है। मॉनिटरी, ये है मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग समझ आ गया? अगर मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग से ना वैल्यू वेट सिलेक्शन भी हो सकती है। अब वैल्यू वेट सिलेक्शन पता क्या है? ये इसे मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग से एक स्टेप आगे है। आपने ये सेल सेलेक्ट कर ली, ये है मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, ये वाला वाउचर सेलेक्ट कर लिया डेटा, ये क्या है? मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। वैल्यू वेट सिलेक्शन क्या है? आपने अगर डेटर्स की भी सिलेक्शन करनी है ना, तो ये सेल जिस डेटर की है उस डेटर को सेलेक्ट कर लो, ये है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। सिलेक्शन आपने वैल्यू को वेट करते हुए की या डेटर की सिलेक्शन? फिर से सुन लें, ये मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग तो क्लियर हो गया ना, सेल्स क्लियर हो गई। अब ये अगला कंसेप्ट समझा रहा हूं, वैल्यू वेट सिलेक्शन। वैल्यू वेट सिलेक्शन क्या है कि मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग में जो आइटम आपने सेलेक्ट किया ना, अब ये आइटम जिस डेटा से रिलेट करती है या जिस क्रेडिटर से रिलेट करती है या जिस इन्वेंट्री आइटम से रिलेट करती है उसको उठा लो। अब आप कहें सर डेटर्स को मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग से उठाने का क्या फायदा? डेटर्स को तो वैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही, अगर आप डेटर्स की टोटल वैल्यू लेते हैं और टॉप के डेटर्स उठाते हैं उधर से, वो फिर सैम्पलिंग नहीं रहेगी, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन हो जाएगी, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से अगर सिलेक्शन करेंगे तो डेटर्स भी लार्ज वैल्यू सिलेक्ट हो जाएंगे। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, एक और एग्जांपल, उससे इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा। डेटर्स को अगर रैंडमली सिलेक्ट करें आप, रैंडमली या इवन सिस्टमैटिकली सिलेक्ट करें, लार्ज वैल्यू आइटम नहीं कर रहा, वो स्पेसिफिक हो जाता है, क्या कंफर्म है कि सारे मेजर डेटर्स आएंगे? कुछ छोटे भी होंगे, कुछ बड़े भी होंगे। इवन अगर आप स्पेसिफिक आइटम भी सिलेक्ट करें ना, उसमें भी एक प्रॉब्लम है। आप क्लोजिंग बैलेंस के बेस पे सिलेक्शन करेंगे, उसमें जिनका क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा वो तो आ जाएंगे, लेकिन अब अगली बात गौर से सुनिएगा, अगर आप बड़े बड़े डेटर्स को सिलेक्ट करें, डेटर्स को सिर्फ सामने रखते हुए, तो क्या ऐसा बड़ा डेटर जिसने ईयर एंड के करीब पेमेंट कर दी है वो सेलेक्ट हो सकेगा? ऐसा बड़ा डेटर जिसका ईयर एंड में बैलेंस स्मॉल है वो सेलेक्ट हो सकेगा? नॉर्मल प्रोसीजर नहीं हो सकेगा। क्या हमें वो भी सिलेक्ट करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कोई मिट्टी ट्रांजैक्शन हो। वैल्यू वेट सिलेक्शन, ये जो मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग है ना, इसके जरिए से सिलेक्शन करेंगे तो ये इंश्योर करती है कि हर वो जो डेटर बड़ा मेजर डेटर है ना वो सेलेक्ट हो, क्योंकि ये बड़ी बड़ी सेल्स किसको हो रही होंगी? बड़े बड़े डेटर्स को। जब आप इससे ये सेल इनवॉइस जिस रिसीवेबल से रिलेट करती है उसको सेलेक्ट करेंगे तो चाहे उसका क्लोजिंग बैलेंस स्मॉल क्यों ना आ रहा हो, वो सिलेक्शन में आ जाएगा कि नहीं? इसका ये फायदा है
कि ऐसी पार्टीज भी सिलेक्ट हो जाती हैं जो मेजर हैं लेकिन क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है उनका स्मॉल हो। तो माइनॉरिटी यूनिट सैम्पलिंग और वैल्यू वेट सिलेक्शन में लिंक समझ आ गया कि माइनॉरिटी यूनिट सैम्पलिंग से वैल्यू वेट सिलेक्शन करेंगे ना तो आपका ऐसे एसेट्स या लायबिलिटीज भी सिलेक्ट हो जाती हैं जो है तो मेजर लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शायद स्मॉल हो। ये है माइनॉरिटी यूनिट सैम्पलिंग। कुछ समझ आया? और माइनॉरिटी यूनिट सैम्पलिंग से फिर हम रिलेट करते हैं इसे वैल्यू वेट सिलेक्शन के साथ। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमने। प्रैक्टिस में कमोबेश इसी तरीके से जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है काम होता है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाईजान आपको रिपेयर एक्सपेंस का एरिया दिया गया वेरीफाई करने के लिए। आपने तो सबसे पहले उसकी पॉपुलेशन की स्ट्रेटिफिकेशन की 2 कैटेगरीज बनाई। टोटल 350 ट्रांजैक्शन थी, टॉप की 30 ट्रांजैक्शन 2.5 मिलियन अमाउंट थी, बाकी 320 की 4.5 मिलियन। अब आप क्या करते हैं भला प्रैक्टिस में क्या करते हैं आप? ये जो ऊपर की 30 ट्रांजैक्शन है ये सारी की सारी सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि बड़ा पोर्शन कवर हो जाए और बाकी 320 में से सैंपल सेलेक्ट करते हैं। ऐसे ही होता है ना। वो कह रहा है ये आपकी पॉपुलेशन थी, सैंपल में आपने क्या किया 30 सारी की सारी सिलेक्ट कर ली, ऑल आइटम बेसिस ऑल आइटम 30 और ये अमाउंट वेरीफाई कर ली। बाकी आइटम 320 में से 40 का सैंपल सेलेक्ट किया जो कि 5,25,000 की फिगर बनी। टोटल सैंपल किया। क्वेश्चन मेरा सिर्फ एक है जिसके ऊपर ये बेस कर रहा है। प्रोजेक्शन करनी है तो कैटेगरी 1 करनी है, 2 की करनी है कि टोटल की बेस पे करनी है। हर कैटेगरी की अलग-अलग प्रोजेक्शन करते हैं, हर कैटेगरी का अलग-अलग डिसीजन करते हैं कि एग्रीगेट बेसिस पे डिसीजन करते हैं। जब सर्टिफिकेशन की हो हर कैटेगरी का अलग-अलग डिसीजन किया जाता है कि एग्रीगेट अलग-अलग किया जाता है। अगर इसमें देखें, अगर मैं यूं देखता हूं ना, यूं ये मिस स्टेटमेंट है, ये सैंपल है, इसमें से मिस स्टेटमेंट है 15,000 की और ये 30 आइटम को सिलेक्ट किया, इसमें मिस स्टेटमेंट 15,000 है। कैटेगरी 2 में 40 आइटम को सिलेक्ट किया 1500। इसमें अगर मैं यूं डिसीजन करता हूं ना कि पॉपुलेशन 7 मिलियन की है, सैंपल उठाया 3 मिलियन का, 3 मिलियन के सैंपल में इतनी मिस स्टेटमेंट है, टोटल पॉपुलेशन में कितनी होंगी? ये कोई होंगी 32-33 हजार के करीब। ये कैलकुलेशन गलत है, ये प्रोजेक्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने अलग अलग प्रोजेक्शन करने हैं। अब देखें कैटेगरी 1 में प्रोजेक्शन होगी क्या? नहीं, इसमें तो है ही 100%। इसमें तो प्रोजेक्शन नहीं होगी ना। प्रोजेक्शन करेंगे भी तो आंसर वही आएगा, करेंगे भी तो आंसर। कैटेगरी 1 में प्रोजेक्शन नहीं करनी, क्यों? सैम्पलिंग है ही नहीं, पहले 100% है कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में प्रोजेक्शन करेंगे, करके दिखाएं। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट कितनी है कैटेगरी 2 में? 525 के सैंपल में 500 की मिस स्टेटमेंट है। 4.5 मिलियन में कितनी होंगी? 4,000। ठीक है। टोटल प्रोजेक्टेड कितनी हो गई? टोटल 15,000 जमा 19,000। ऐसे ही है। यानी कंसेप्ट क्या समझा रहा है? जब आपने एक पॉपुलेशन की स्ट्रेटिफिकेशन की ना, हर क्लास की अलग-अलग प्रोजेक्शन करनी है और एंड पे कंक्लूजन देने के लिए सबको एग्रीगेट कर लेना है। ठीक है ना? कहता है बताओ अगर टॉप लेवल में स्टेटमेंट 22,000 हो, आपका रिजल्ट क्या होगा? पॉपुलेशन ठीक है, ठीक है। और अगर टॉप लेवल में स्टेटमेंट 18,000 हो, 19,000 है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन की तरफ जाएंगे कि फर्दर प्रोसीजर की तरफ? फर्दर प्रोसीजर की तरफ। अच्छा, एक मैं एडिशनल क्वेश्चन पूछता हूं। स्टैंडर्ड ने एक पैराग्राफ में इसको बताया, लेकिन मैं ये न्यूमेरिक एग्जांपल यहां तक आ गई तो आगे बताइए। टोटल प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट कितनी कैलकुलेट की आपने? 19,000। 15 जमा से क्या मैं 19,000 से करेक्शन करवा सकता हूं रिपेयर एक्सपेंस में? 19,000 करेक्शन करवा सकता हूं? स्टैंडर्ड कहता है प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करवा सकते। अच्छा, अगर मैंने करेक्शन करवानी हो कितने की करवा सकता हूं? जो सैंपल में निकली है, कितनी अमाउंट निकली है? 15,500। 15,500 मेरी आइडेंटिफाइड या एक्चुअल मिस स्टेटमेंट है, इसकी तो करेक्शन करवा सकता हूं मैं। प्रोजेक्टेड, क्योंकि प्रोजेक्टेड मेरा एस्टिमेट है, एस्टिमेट्स की कभी भी एंट्री पास नहीं होगी। क्लियर हो गई ये बात?
चलिए, ये था हमारा सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के कंसेप्ट और रूल्स। मजीद कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर कर दी गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आपने घर जाके स्टैंडर्ड को भी पढ़ लेना है, क्वेश्चन भी जितने हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर याद करवा दूं एंड पे क्या भला। नेक्स्ट वीक से आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं उसी तरतीब से जिस तरतीब से स्टैंडर्ड पढ़े हैं, लेकिन गारंटी कोई नहीं, मे भी कोई कंसेप्ट मिलता, कोई अच्छी केस स्टडी मिली ना, तो अगर कोई एडवांस भी जो हमने पढ़ लिया हुआ है वो टॉपिक टेस्ट होता हुआ तो मैं साथ जोड़ दूंगा क्वेश्चन। क्लियर हो गया जी? सिलेबस कोई सिलेबस नहीं है, सारा कुछ सिलेबस है, बस इतना हिंट दे दिया आपको कि तरतीब से चलेंगे हम, तरतीब से चलेंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि आपने साथ साथ, प्रोफेशनल है भाई, ऐसे ना करें, प्रोफेशनल है, आपको कम्युनिटी बेस पे प्रिपरेशन साथ साथ करनी चाहिए। यहां चले क्या कर लें फिर, नेक्स्ट वीक में ऐसा करते हैं 200, 210 और 700, ये 3 का टेस्ट रख लेते हैं भैया, ठीक है? 200, 210 और 700, इन 3 स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा। एग्रीड? तो आपने प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो क्लास होगी, ठीक है? टेस्ट कैसा होगा? सुंदर होगा। ये बात में चलिए चलिए ठीक है, मैं लेक्चर क्लोज कर लूं, बाद में आप पूछ लीजिए। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।